पुलिस वाला नाम पूछता है और अंडरवर्ल्ड वाला काम पूछता है। वो काम तमाम करके पूछेगा कोई बचा क्या। वो देख, मैं अब इस शहर पे राज करूंगा। ये मेरा शहर है। तूने बाबू पर हाथ उठाया, बाबू पे। जीवा अगर हार मार दे तो शेर भी रोने लगता है। वक्त बनाने वाले ने जीवा की जिंदगी में वो वक्त ही नहीं बनाया जो जीवा की अपने आसमान। जीवा काम नहीं करता, काम तमाम करता है। जीवा को देखते ही लड़की से दूर हट जाती है। जैसे ना जीवा 9 महीने से नहाया नहीं। लड़की ऐसी हो, गधे हो, नालायक हो, आंखों वाले अंधे हो। खूबसूरत। और यहाँ पर वही होता है जो बिल्ला चाहता है। बिल्ला या तो कहीं भाग जा या कहीं जाके छुप जा या 20-25 लोग और बुला ले, क्योंकि जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो एक तूफान आएगा जो तुम सबको ले उड़ेगा। मेरे मिला अबे गधी, नालायक, आंखों वाले अंधे, तुझे नहीं दिख रहा उसकी स्कूटी पंचर है इसलिए पैदल आ रही है। जब तक कि वो जीवा और उसके साथी मेरे सामने घुटना टेक दें, जब तक कि वो जीवा हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख ना मांग ले, तब तक मैं उसको नहीं भूल सकता। अगर जान को एक खरोच भी है, जान। ओ मैडम, ये विलन वर्ग का है। ठीक है, ये ट्रेलर है, अभी सिर्फ ट्रेलर देखा है। अभी सीन्स के ऊपर हम काम करेंगे, इसके सीन्स देखेंगे एक एक। हम ऐसा रैंडमली देखेंगे, जैसे एक सीन इसका आज देख लिया थोड़ी देर, ठीक है, फिर हम अच्छी फिल्मों का भी लेंगे बीच में, फिर इसके पास वापस आ गए, इस तरीके से काम करेंगे। अभी देखो, आप लोगों को बीच में हंसी भी आई होगी सीन्स को देखकर, ठीक है, या थोड़ा आपको ये हो सकता है अजीब भी लगा होगा, क्या है क्या नहीं है। पहले तो मैं आप लोगों की व्यूज़ जानना चाहता हूँ। प्रत्युष, आप बताओ सबसे पहले, आप हंस रहे थे तो बताओ क्या कहना चाहते हो। कोई बात नहीं, फेस आपका नजर नहीं आ रहा, फेस तो दिखाओ। आवाज नहीं आ रही प्रत्युष, थोड़ा मैं कोई करने वाला बाकी हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। होता है ऐसे जज करने वाला, बस बाकी देखो, वो सब अपने अपने जगह पे स्टार है, सबको लगता होगा कि हम अच्छा एक्ट कर रहे हैं। तो कुछ चीजें जैसे एडिटिंग से लेके और जैसे उनके डायलॉग डिलीवरी तो था, बाकी मुझे पता नहीं है कैसे अच्छे भी दिया जाता है। और मेरा तो यही इंस्टिंक्ट रहता है कि जो आप दिल से निकले वैसे बोल दो, तो वैसे वो भी वैसे ही सोच रहे होंगे। बाकी बहुत गंदा तो था, अभी इतना उससे मुझे हंसी आ गई, मुझे रोक नहीं पाया। कुछ एक्ट ऐसा था कि मतलब कुछ ज्यादा ही बोर हो गया, तो इसलिए कोई बात नहीं। आप थोड़ा कनेक्टेड प्रॉपर नहीं हो पा रहे प्रत्युष, एक बार वापस रिकनेक्ट करो प्रत्युष। अच्छा, ओके। शुभम, आपने जो भी अभी जो भी हम लोगों ने वीडियो देखा था, वो प्रॉपर आ गया था ना आपके पास? सर रुक रुक के आ रहा था, तो मतलब मैंने सुना देखा, पर थोड़ा बहुत रुक रुक के आ रहा था।
रुक रुक के आ रहा था ना, तो एक काम करो, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, थोड़ी देर का है, 3 मिनट का, इसको देखो पहले प्रॉपर नहीं फिर मैं देख लिया सर, मैं समझ गया सर। समझ गए ना। बताओ उसके बारे में, अभी फिलहाल जो भी लगा वो बताओ, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में, क्या लगा आपको? सर इसमें जो मुझे लगा सर, ये है कि सर एक्टर्स जो एक्ट कर रहे हैं, शायद मतलब जो हम लोग कहते हैं ना सर, बात में बोलते हैं कि एक्टिंग की एक्टिंग मत करो, या हम लोग जो अनुराग कश्यप एक बात बोलता है जो मुझे बहुत सही लगता है कि बहुत बार क्या होता है, हम लोग वो फिल्में बनाते हैं जो फिल्में बन चुकी हैं, मतलब हम लोग का फिल्म का जो नजरिया होता है ना वो फिल्मों से ही आता है, मतलब ये बन चुका है तो ऐसे कुछ दिखाने का तरीका, इसको दिखाने का यही तरीका ही है। तो ये जो फिल्म है ना, जितने भी सीन्स हैं, ये आप बॉलीवुड फिल्म्स में पहले देख चुके हो, उसको बस रिक्रिएट किया गया है, ठीक है। तो क्योंकि जैसे कि डायलॉग डिलीवरी भी था, जैसे सीन्स मतलब जैसे ब्लॉकिंग भी हुआ है, जो एक्ट्रेस जो परफॉर्म भी किए एक्ट्रेस लोग, वो कहीं ना एक बॉलीवुड फिल्म हम पहले देख चुके हैं। सेकंड चीज ये है कि सर मुझे लगा कि जो एक्टर्स हैं वो बहुत वो डायलॉग सिर्फ बोल रहे हैं, वो उनको पता है कि मुझे ये कहना है, क्योंकि उसमें अंडरलाइन कुछ इमोशन नहीं है, तो वो उतना पहुंच नहीं पा रहा हमारे तक, और हमें हंसी आ रहा है क्योंकि वो डायलॉग बोल रहे पर इनर उनमें कुछ चल नहीं रहा है, वो अंदर से कुछ भी नहीं है, बस ऊपर से बोल रहे हैं वो। और एक चीज है सर, मुझे लगता है कि जो फिल्म मेकर है वो बहुत कोशिश किया है कि मैं डायनेमिज्म लेके आऊं, जैसे कि उसने बहुत तरह तरह का सीन्स किया रखा है अपने इस फिल्म में। और एक चीज है कि छोटा सा इस एक पार्ट में वो उसने वो भी दिखाया है कि शाहरुख जैसे कि एक करता है ना, वो कौन सा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सेकंड पार्ट आ रहा है ना, दिलवाले में सीन है जिसमें वो रोमांस कर रहा है आइस के ऊपर, तो आइस वाला सीन भी डाल दिया उसने। तो कहीं ना हर चीज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था सारे फ्लेवर्स डालने की कोशिश की है, ठीक है। पता नहीं मुझे तक। प्रत्युष वापस से बताओ, एज एन एक्टर, एज एन एक्टिंग के बिहाफ से क्या लगा आपको, एक बार बताओ अपने हिसाब से, जो भी आपको समझ में आया इन सीन्स को देखकर, जैसा भी है ऑनेस्टली बताओ, जो भी आपको समझ में आया है ना, बताओ। सर मुझे मैं सच बताऊं, एज एन एक्टर में जो अभी जितना मैंने काम कर रखा है और जितना मैंने मूवी देख चुका हूँ और जितना मैं फॉलो करता हूँ सर, ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मुझे सारे ओवर ही लगा, और ऐसे लगे टाइम पास के लिए बना रहे हैं वीडियो। इसमें उनको भी पता है कि हम लोग इसमें अच्छे नहीं है, बस चल गया तो चल गया, और इसमें कितना मतलब मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, बस वही है। किसी के एक्ट से या किसी के भी इमोशन से कोई एक भी 2-3 मिनट या 2-3 सेकंड भी मुझे नहीं लगा कि मैं इससे कनेक्ट हो जाऊं। और जो हम लोग पहले गलतियां करते, जो मैं करता था, पहले गलतियां जो मैं करता था, मगर हम लोग एज एन एक्टर हमेशा सोचते हैं हम लोग अपना बेस्ट ही दे रहे हैं, हम अपने आंखों में तो हीरो ही होते ही हैं। तो वो जैसे डायलॉग बोल रहे हैं तो किसी को तो ऑब्जर्व, किसी को तो इमेजिन करके वो डायलॉग इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहे हैं, या एक्टर से लेके एक्ट्रेस तक जो ग्लैमर भी दिखा रहे हैं या जो भी वो शो कर रहे हैं, एक्शन सीन भी हो गया, तो वो दिखा रहे कि हम लोग अपने इसमें बेस्ट है, हम लोग अच्छे ही कर रहे होंगे। उनको मुझे लगा उनकी नॉलेज नहीं है कि वो कैसे दिख रहे हैं, थर्ड पर्सन व्यू कैसे दिख रहे उन्हें नहीं पता। तो जब देखता हूँ तो फिर और रियलाइजेशन होता है कि हम लोग अपने आप को मान ही लेते 30 मार का, और कैसे कैमरा पूरा दिखा देता है कि आप कितने गए गुजरे हो या कितने अच्छे हो। तो वो दिख गया ट्रेलर से, और मुझे तो सारी चीजें ओवर एक्टिंग लगी, इसलिए मुझे हंसी आ गई। कुछ चीजें जैसे मुझे ये लगा कि ज्यादा प्रिटेंड करने के चक्कर में, मतलब उनके दिमाग में सोच रहे हैं कुछ और दिखा रहे हैं कुछ और दिख रहा है कुछ और। ये एज एन एक्टर मैंने देखा, और मुझे उतनी नॉलेज नहीं है कि कहाँ रियल है और कहाँ डिक्शन खराब है, या फिर कि कहाँ रियल कर रहे हैं कि, और ये सही एक्टिंग है कि नहीं, मुझे नहीं पता एज एन ऑडियंस। और जितना मेरा एक्टिंग का एक्सपीरियंस है, बस वो मनी सोच रहे हैं कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, बाकी हंसी का पात्र बन रहे हैं बस, और ठीक है। मैंने आप दोनों के रिव्यूज़ लिए, मुझे अच्छा लगा, आप लोगों ने अच्छे से देखा और अच्छे से ईमानदारी से जो भी रिव्यू आपको समझ में आया आप दोनों ने दिया। बेस्ट पार्ट ये था कि आप लोगों को काफ़ी कुछ, आपने जो इंडस्ट्री में टाइम दिया है उसके हिसाब से काफ़ी कुछ चीज़ें आपने समझी जो समझनी चाहिए थी एज एन एक्टर,
और दूसरी चीज़ ये रही कि आपने ईमानदारी से ये भी कहा कि एक टाइम पे हम भी ऐसे करते थे, जो सच है। मैं भी ऐसे ही करता था एक टाइम पे, और इसको मानने में कोई बुराई नहीं है, इनसे भी बुरा करता था मैं ये नहीं कहूँगा कि आज बहुत अच्छा एक्टर बन गया मैं 30 मार खा बन गया, नहीं। ऐसा एक्टर वो पब्लिक जज करेगी मैं कैसा हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ, हम एक्टिंग के बारे में समझ गए, थोड़ा बेसिक्स हम सीख गए, थोड़ा आगे हम निकल गए, कम से कम थोड़ा जजमेंट हम दे सकते हैं। लेकिन हम इतने बड़े नहीं हैं कि इन सबको एक तरीके से वैसे जज कर सकें। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं, हम एक क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं एक पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे पब्लिक करती है, तो हम उस तरीके से क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इन सब की मेहनत को, जो भी है, जैसा भी इन्होंने किया है, इन सब की मेहनत को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। कम से कम इनकी जितनी भी समझ रही है इन लोगों की, उस हिसाब से इन लोगों ने कम से कम मेहनत तो की। कुछ लोग तो वीडियो ही नहीं बनाते, शूट ही नहीं करते, फिल्म ही नहीं बनाते, काम ही नहीं करते उसके ऊपर। इन लोगों की जैसी भी समझ थी, इन्होंने कम से कम मेहनत की। उस मेहनत के लिए सबसे पहले अप्रिशिएशन। दूसरी, इनकी जो कमी है उन पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कमी पे डिस्कस करने का मतलब ये नहीं है कि हम इनकी कमियां निकाल रहे हैं या इनको छोटा दिखा रहे हैं, नहीं, ये कभी मत समझना। कमी पे डिस्कशन करने का मतलब है हम एक्ट के ऊपर यानी आर्ट के ऊपर कमी निकाल रहे हैं। आर्ट में भी कमी नहीं होती एक्चुअली, जो आर्ट के अंदर जो कमी आ रही है, जिन पे इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हम उन पे जाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। आप समझ रहे हो? तो जब हम इस फिल्म को या इस तरीके की फिल्म को चलाएंगे, तो ये मत समझना हम उन लोगों को छोटा कर रहे हैं, उनके बारे में बुरा बोल रहे हैं, उनको छोटा दिखा रहे, नहीं। हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करना गलत नहीं है। अगर मैं भी कुछ गलत करूँ ना, तो प्रत्युष को यहाँ के कि सर ये काम ठीक नहीं था जो आपने किया, वो क्रिटिसिज्म है। लेकिन अगर आप पीठ पीछे ये कहोगे कि ये सर तो बुरे इंसान है, ये मतलब मेरी कोई गलती ना हो तो भी, तो वो गलत है। तो हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, क्रिटिसाइज करने का हक सबको है। मैं कहता हूँ मेरी एक्टिंग में भी कमी है, तो आप लोग क्रिटिसाइज करो, वो गलत नहीं है। लेकिन किसी को जेलसी की भावना से बुरा बोलना, या मान लो किसी के बारे में ही बुरा बोलना बेफालतू में, दैट इज गलत। वो तो फिर एटीट्यूड ही खराब हो गया इंसान का। ठीक है। सो एक टाइम पे इससे भी बुरे थे हम लोग, और इससे भी बुरे मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग बोल रहा हूँ, इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। इससे भी बुरे थे एज एन एक्टर, और हम लोगों ने उस पर काम किया, तो हम थोड़ा बहुत सीखे, और आज भी सीख रहे हैं और आगे भी सीखेंगे। ठीक है। इन लोगों का ये कमी रही कि इन लोगों ने उन चीज़ों पे वर्क नहीं किया। सबसे पहली तो प्रिपरेशंस की कमी थी, जो नॉर्मल बेसिक प्रिपरेशंस भी नहीं थी। और जैसा कि शुभम ने बोला और आपने भी कहा कि ये लोग भाग रहे थे थोड़ा सा, मतलब शूटिंग के अंदर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लोग दिल से कर रहे हैं या मन से कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि ये एक हीरोगिरी टाइप का दिखा रहा है हर कैरेक्टर थोड़ा सा, और वो हीरोगिरी भी दिख रही थी इनकी आंखों में। सबसे इंपॉर्टेंट एक ड्रामेटिक चीज़ दिखी होगी आपको हर एक्टिंग के अंदर, ड्रामेटिज्म जो एक होता है आंखों में, वो ड्रामेटिक जानबूझ के ड्रामा ले आना, या जानबूझ के वो ड्रामेटिक बना देना, या ओवर कर देना, क्योंकि अपनी एक्टिंग को छुपाना। कुछ सीन्स में आपको अंडर भी लगे होंगे लोग, जिनको एक्टिंग इतनी नॉलेज नहीं है, मतलब सभी को ही नहीं है जनरली इतनी ज़्यादा नॉलेज। सो सब लोगों ने वो अंडर में ही किया है या ओवर में किया है, काफ़ी लोगों ने। ठीक है। फिर इन लोगों ने अगर आपने और अच्छे से नोटिस किया होगा ना, ढंग से और अच्छे से किया होगा, तो आपको पता लगा होगा इनका बॉडी मूवमेंट इनके माइंड का साथ नहीं दे रहा है। जो बॉडी मूवमेंट है ना, ये आप थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तब समझ पाओगे, या एक्टिंग को धीरे धीरे सीखने लगोगे तब समझ पाओगे। लेकिन अगर आप नॉर्मली भी अब ऑब्जर्व करोगे ना, दोबारा वीडियो को देखोगे, तो आप समझ पाओगे। जैसे उसने ऐसे एक्शन किया था ना हाथ का, ये मेरा शहर, तो वो उसके हाथ बोलने के हिसाब से नहीं खुल रहा, जैसे नेचुरली खुलता है ना। नेचुरली जब आदमी बोलता है ये मेरा शहर है, वो नेचुरली खुलता है। इसका ये हाथ अलग है, ये मेरा शहर। समझ रहे हो कैसे आया? यानी इससे ये पता लग रहा है वो जानबूझ के बोल रहा है, वो एक्टिंग समझ के बोल रहा है, वो अंदर नहीं गया कैरेक्टर के। आप समझ रहे हो? ये भी एक बड़ी पहचान होती है एज एन एक्टर को, ये भी एक बड़ी पहचान होती है। आप ये पता लगा सकते हो कि ये आदमी अंदर से कर रहा है या नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, हमको एक्टिंग की समझ बिल्कुल नहीं है सपोज करो, लेकिन जैसे कि प्रत्युष आपने कहा कि मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, तो पब्लिक जो होती है ना, वो यही चीज़ देखती है कि मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, इंसान ओवर एक्टिंग भी करता है, कभी कभी क्या होता है ना, इंसान नॉर्मल एक्टिंग भी करता है, कभी कभी क्या होता है ड्रामेटिक भी करता है। लेकिन अगर वो फीलिंग्स के साथ कर रहा है ना प्योर, तो कनेक्ट हो जाते हैं लोग कई बार। तो वो फीलिंग्स भी कई लोगों की नहीं है, खाली फेस पे एक्सप्रेशन आ रहे हैं। शुभम और प्रत्युष, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक्सप्रेशन कभी भी फेशियल मत लेना, फेशियल मत समझना, फेस के ऊपर है वो मत समझना। एक्सप्रेशन का मतलब समझना आपके पूरी बॉडी मूवमेंट पे जो इफेक्ट पड़ रहा है। रिएक्शन, सॉरी मैंने रिएक्शन बोला था। रिएक्शन मतलब सिर्फ फेस के एक्सप्रेशन मत समझना। रिएक्शन मतलब आपका इंटरनली यानी मेंटली प्लस फिजिकली। मेंटली जो पूरे दिलो दिमाग पे जो असर पड़ रहा है, और फिजिकली
पूरे शरीर पे सर से लेकर पांव तक जो इफेक्ट पड़ रहा है इन दोनों को मिला के वो होता है आपका रिएक्शन। तो कभी भी मैं रिएक्शन की बात करूँ ना तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे जो रिएक्शन था वो सिर्फ यहाँ तक सीमित था, समझ रहे हो, खाली हेड तक सीमित था। और ये तभी सीमित होता है जब इंसान फीलिंग्स के साथ नहीं जुड़ता है, जब इंसान सिर्फ डायलॉग डिलीवरी ले रहा होता है, जब इंसान सिर्फ एक्टिंग खत्म कर रहा होता है, जब इंसान सिर्फ और सिर्फ घास काट रहा होता है। बोला ना यार एक्टिंग करने को बोला, बस मेरी ये 2 डायलॉग पूरे हो जाए यार, कैसे भी करके निकल जाए, डायरेक्टर ओके बोल जाए, बस हो जाए। तो यही हमारा पर्टिकुलर काफ़ी एक्टरों का ध्यान होता है। हमारे ही अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं ना, वो भी यही सोचते हैं कई बार शूट पे या सीरियल में, अरे यार ये 2 लाइन निकल जाए बस सही तरह, वो सेट पे ओके बोल दे, मैं जाऊँ घर और घर जाके सो जाऊँ, फिर आज का पेमेंट अपनी बन जाएगी। वो एक्चुअली फिर वो क्रिएटिविटी के अंदर घुसना नहीं होता है, वो फिर ये घास काटना होता है, फिर आप एक्टिंग छोड़ दो। उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, फिर वो एक्टर बनना नहीं होता है, ठीक है। एक्टिंग का मतलब तो ये है कि हमें एक्टिंग में मज़ा आना चाहिए, हमें ये पता ही नहीं रहना चाहिए कि यार ये सामने हम फिल्म कर रहे हैं या सीरियल कर रहे हैं या यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, या फिर हम क्या कहते हैं किसी छोटी शॉर्ट फिल्म के लिए काम कर रहे हैं जो शायद इंस्टाग्राम पे भी रिलीज होगी कि नहीं होगी पता नहीं, लेकिन हमें एक्टिंग करनी है क्योंकि हमें करना अच्छा लगता है। जब आप ये सोच के करना स्टार्ट करोगे ना तो आप हर जगह अच्छा करोगे, क्योंकि आप एक्टिंग को प्यार कर रहे हो, आप प्लेटफॉर्म को प्यार नहीं कर रहे हो। मैं आज ही बोल रहा हूँ, आज ही सोचना छोड़ दो कि मैं बड़ी फिल्म में, हाँ अपना पॉजिटिव माइंडसेट जरूर रखो, आप अपना एम जरूर रखो कि मुझे बड़ी स्क्रीन पे दिखना है, मुझे बड़े पर्दे पे दिखना है, ताकि मेरी जो क्रिएटिविटी है, मेरा जो आर्ट है वो लोगों तक पहुंच सके, वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, वास्ट ऑडियंस तक पहुंच सके। लेकिन अपने आर्ट को इतना सीमित मत करो कि बड़े पर्दे पर ही आप एक्टिंग करोगे। आर्ट कभी भी प्लेटफॉर्म पे सीमित नहीं होता, प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं होता। और आज के ज़माने में अगर प्लेटफॉर्म की बात करो तो सोशल मीडिया बल्कि मिलियन करोड़ों, यानी कि फिल्म हॉल जितना नहीं दिखाता उससे ज़्यादा सोशल मीडिया पहुंचा देता है आपका देश विदेश में। अगर आपका आर्ट अच्छा है तो आपने देखा होगा मिलियंस में व्यूज़ चले जाते हैं। इतना थिएटर में भी नहीं देखते लोग, थिएटर में ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर रिलीज होगी आपकी फिल्म, हो सकता है किसी 1-2 कंट्री में और रिलीज हो जाए बाहर, या बहुत बड़े लेवल का आपका बैनर होगा तो 15-16 कंट्री या 100 कंट्रीज 150 कंट्रीज में भी हो जाए। लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात करूं तो वो तो पूरा ही फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड तक ही फैला हुआ है, वो ज़्यादातर कंट्रीज में भेज ही देगा आपकी फिल्म अगर आप सोशल मीडिया पे अच्छा कर रहे हो तो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया तक ही अपना एम रखें, एम आप अपना बड़ा ही रखो, बड़े पर्दे पे मुझे करना है, मुझे अच्छी जगह पहुंचना है। लेकिन एक्टिंग को कभी भी सीमित मत करना अपने पर्दे के साथ, अपने प्लेटफॉर्म के साथ। बस मैं ये समझाना चाहता था कि बड़े पर्दे पे आऊँगा तभी अच्छी एक्टिंग करूँगा, छोटे पर्दे पे काम कर रहे हैं तो ध्यान देने की क्या ज़रूरत नहीं। आपको तो आर्ट में मज़ा आना चाहिए ना, अगर प्लेटफॉर्म में मज़ा लोगे तो फिर उसी दिन एक्टिंग करना जिस दिन बड़े पर्दे पे काम मिलेगा, फिर तो आप एक्टर बन ही नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ, तो ये हमने समझा। तो मैं दोबारा एक बार एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि जब भी हम अंडर एक्टिंग वाली फिल्में लेंगे, ठीक है, मैं बुरी फिल्में नहीं बोलूँगा इनको, अंडर एक्टिंग वाली फिल्में बोलूँगा। अंडर एक्टिंग वाली फिल्में जब भी लेंगे तो हमेशा ध्यान रखना हम उन लोगों की बुराई नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस आर्ट को एक्सप्लोर करेंगे और उस आर्ट में जो कमी है, आर्ट के अंदर जो उन्होंने रखी है, आर्ट में कमी नहीं, आर्ट के अंदर जो उन्होंने कमी रखी है, जो अंडर हुई है चीज़ें, जो अंडर काम कम हुआ है, उस काम के ऊपर हम बात करेंगे और उसके हिसाब से हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड सेम फॉर अच्छी एक्टिंग की फिल्में, ऑब्वियसली उसमें हम तारीफ़ करेंगे लोगों की, एक्टर की तारीफ़ करेंगे, जो सीन्स है उनकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम उनसे इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करेंगे अच्छे वे में, कॉपी नहीं, इन्फ्लुएंस, ठीक है। इन्फ्लुएंस होकर हम काम करने की कोशिश करेंगे, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे कि किस तरीके से हमें वर्क करना है, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ और है प्रत्युष, मुझे एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और बताओ कि इस फिल्म में क्या कमी आपको लगी, क्योंकि आप एडिटिंग भी कर रहे हो, प्रोफेशनल भी कर रहे हो एडिटिंग, तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। और ये आपकी भी एक वो है कि एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होगा तो बेस्ट है, ये बताइए आप मुझे। कुछ चीजें हैं जो अभी मेरे याद है, नहीं तो और एक बार देखना होगा। पहला तो सर जो आपने अभी पॉज करके रखा है, इनका कैप्शन और सॉरी इनका फॉन्ट, जो फॉन्ट जो है जीवा दिल अलवर का, मतलब वो उस जनरेशन, मतलब कौन से ईयर का था मुझे नहीं पता, बाकी अभी के रिसेंट जनरेशन में ये फॉन्ट तो चलेगा नहीं। एक तो यहाँ ही अनप्रोफेशनलिज्म दिखा, ऑब्वियसली बजट कम है तो हम लोग जज नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि जो एसएफएक्स मतलब जो साउंड वो कार्य को दर्शाने के लिए जो यूज होता है, मतलब जैसे कोई अगर फुट स्टेप्स हो गए या फिर एक्शन सीन हो गया, जो डिशुम वाला साउंड हो गया, या पानी का साउंड हो गया, या कोई पी रहा है तो गले तक जाने का जो साउंड हो गया, उसके भी बहुत सारे सस्ते वाले वर्जन हैं और अच्छे प्रोफेशनल वर्जन भी हैं। घोड़े के भी बहुत सारे सस्ते वाले वर्जन हैं और प्रोफेशनल वाले भी हैं।
तो घोड़े में कुछ कुछ साउंड्स ऐसे भी डाल देते हैं जो कि प्रोफेशनल वाले अगर साउंड डाले उतना फील नहीं होगा, अगर नकली वाला डाले तो उसमें फील हो जाएगा। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पर ऑब्वियसली यूज नहीं किया, वो खटक रहा था। और कहीं भी कैसे भी करके म्यूजिक डाल दे रहे थे, जैसे अगर इमोशनल है तो तुरंत इमोशनल ले आए, रोमांटिक है तो तुरंत रोमांटिक ले आए। वो ट्रेलर कट है, समझ रहा हूँ, मगर ट्रेलर कट में भी एटलीस्ट 60 से 80% तक तो एक ही धुन में, एक ही उसको क्या बोलते हैं, एक ही रिदम में होना चाहिए। उसके बाद एंड में इंटेंसिटी भी ले, हाँ इंटेंसिटी, और उसको अगर उसको फिर वो साउंड को अगर थोड़ा नीचे करके एक स्मूथ के साथ एक नया गाना उसमें ऐड कर देना, मक्खन जैसा जैसा लगे भी ना कि तुरंत कहीं बंद हो गया, कहीं साउंड बंद, अगर क्राइम सीन नहीं है तो वैसे थोड़ा कुछ कुछ चीजें मुझे खटका। और कलर ग्रेडेशन में मैं अभी तक गया नहीं हूँ, बेसिक कलर ग्रेड करता हूँ, तो उसमें कलर ग्रेडेशन में बहुत प्रॉब्लम भी थी। और जहां पे जैसे शूट भी कर रहे हैं, लाइटिंग की भी बहुत इश्यू थी कि कहाँ शेडो आना चाहिए, किस तरफ से लाइट आनी चाहिए, सो दैट वो एक्टिंग का वो जो बंदा सीन डायलॉग बोल रहा है उसका थोड़ा ये बढ़े, मतलब उसका जो वेटेज जो है, उसका वजन जो है वो बढ़े, तो दमदार लगे। रैंडमली कहीं से भी कैमरा रख के कोई भी एंगल से वो लोग शूट कर दिए। वही है, वापस से बजट कम है तो ये सब चीजें हम लोग छोड़ेंगे। तो इसी ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो कि एडिटिंग से भी सही हो सकती थी। और एडिटर भी उसको, एडिटर को भी मैं उतना ब्लेम नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी अगर देखा होगा पूरा रॉ फुटेजेस, अगर ऐसे ही आपने बनाया है तो मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि कुछ ज्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। वो दो चीज हो सकती है। वो एडिटिंग जो एडिटर होगा उसके पास उतनी एक्सपीरियंस नहीं होगी, अगर एक्सपीरियंस है भी वो नहीं चाहता होगा इतनी मेहनत करे इस बजट में, कम बजट में इनको सुधारने में। तो ऑफ ट्रैक मुझे लगा वो एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में, ये लाइटिंग के इशू, कलर ग्रेडेशन का इशू, और साउंड म्यूजिक का, और डायलॉग अगर वो किए हैं, मतलब डबिंग किए हैं, और रैंडम मतलब वो मैच नहीं हो रहा था उनके एक्सप्रेशन के साथ, और उनके जो लिपसिंग जो कर रहे हैं उनके साथ मैच नहीं कर रहा था। और कैसे भी रैंडम ही कट किए हैं, मतलब अभी कैसे बताएं। और टेक्स्ट जो बीच बीच में आ रहा है कि अगर आप वेट कर रहे हो दिस ईयर एंड दिस मोमेंट, जो एक माहौल बना रहे हैं, तो वो उसमें जा नहीं रहा था, मतलब वो सीन के साथ वो उतना ग्रैंड नहीं लगा मुझे, तो जबरदस्ती ग्रैंड करना भी नहीं होता। हाँ सर, मतलब वो एक तरीके से एक ब्लेंड नहीं हुआ, हाँ मिक्स नहीं हुआ, हाँ कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे थे तो वो हो नहीं पाया। हाँ वो कोई दूसरा ट्रेलर का वो टेक्स्ट काट रहे हैं और दूसरा ही सीन कुछ चल रहा है, और कुछ मिर्च मसाला करके ऐड करके दे। ठीक है, तो अभी हम इसके शुरू में कुछ सीन्स पकड़ेंगे, ज़्यादा तो नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत लेंगे, फिर हम थोड़ा बुक भी पढ़ेंगे आज, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया है 4:20। ठीक है, तो ठीक। हाँ, तो अब जब हम लोग वो सीन्स देखेंगे तो आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है प्रत्युष। पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू एक्टिंग रहेगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद में आपको एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ये बोलो कि एडिटिंग जो अभी आपने बताया, इसको एडिटिंग से ज़्यादा मैं सही नाम दूंगा, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूंगा। तो उसके अंदर आपको एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी बताना है, और बाकी लाइटिंग वाइटिंग जो भी आपको लगे, ओवरऑल जो भी लगे, एक्टिंग के अलावा जो भी लगे वो बताना है, और दोनों तरीके से बताना है, एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू और डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है शुभम, आपको आवाज आ रही है ना? शुभम? हाँ सर आ रही है सर। ठीक है, अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा, अगर आप शुभम या प्रत्युष आप लोगों को आवाज नहीं आए वीडियो की या कुछ हो तो हैंड रेस कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं आप लोगों को, हाँ फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। चलो अभी हम इसके फिल्म पे जाएंगे, ठीक है, सीन्स देखेंगे कुछ स्टार्टिंग से। क्या शराब की आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है शुभम, सारी भट्टियां तोड़ डाली और शराब लूट के ले गया। कौन है ये हरी भाई जिसने बारी बारी मेरे गैरकानूनी धंधों को बंद कर दिया? कौन है ये हरी भाई? पुलिस वाला है, कोई समाज सेवक? क्यों दुश्मन बना बैठा है मेरा? कहाँ मिलेगा ये हरी भाई? अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसी वक्त उसकी सारी दुनिया मुझको हरी भाई के नाम से जानती है।
मैंने तेरे सारे गैर कानूनी धंधों को बंद कर दिया है, क्योंकि मैं अब इस शहर पे राज करूंगा। इस शहर का सबसे बड़ा डॉन बन कर रहूंगा। इसलिए तू ये बिल्डिंग खाली करके चुपचाप यहाँ से चला जा। और सुन, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है ना, तो ये शहर छोड़ के भी चला जा। चला जा यहाँ से। तू निकालेगा मुझको इस शहर से? पिछले 10 साल से इस शहर का डॉन बना बैठा हूं मैं। ये शहर मेरा है, मेरा। चिल्लाओ मत मिस्टर योगी, जिंदगी तो तुम्हारी खराब हो ही चुकी है, अब गला खराब क्यों करते हो? बस बहुत सुन चुका हूं मैं, बस बहुत हो चुका है। राका, इस हरि भाई के जीवन लीला को यहीं समाप्त कर दो। मैंने तो तेरे को पहले ही समझाया था कि चुपचाप ये शहर छोड़ के चला जा, लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। लगता है कि मुझको ही तेरा काम तमाम करना पड़ेगा। अभी इतना सीन ये हमने देखा, ये एक सीन है प्रॉपर। प्रत्युष एंड शुभम, एम आई ऑडिबल? हाँ सर, हाँ सर। प्रत्युष आवाज नहीं आ रही है प्रत्युष। शुभम, आप बताइए क्या समझ में आया आपको इस सीन के अंदर? मुझे यहाँ तक जो भी आपने देखा, क्या समझ में आया? जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, जो अच्छाइयाँ भी अगर आपको लगी हैं तो क्या लगी हैं? और एक सेकंड रुको, मैं स्टार्ट करता हूँ, एक सेकंड रुको। ठीक है, शुभम, सबसे पहले आप बताओ, ये जो सीन अभी हमने अब तक देखा, इसके अंदर अच्छाई बुराई जो भी आपको समझ में आया, जो भी आप बताना चाहते हो बताओ, जैसा भी आपको समझ आया। स्टार्ट। अच्छाई और बुराई सर? अच्छाई बुराई मतलब जो भी अच्छा बुरा लगा आपको, हाँ। कमी वगैरह कुछ भी लगी, अच्छी जो लगी, जो भी आपको समझ में आया, इसमें ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा शर्माओ मत, जैसा भी आपको लगा ईमानदारी से बताओ। हम सीख ही रहे हैं, हम सीख रहे हैं, ध्यान रखो। वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहा है वो? हाँ, वीडियो ऑन नहीं कर रहा है। कैमरा ऑफ है आपका शुभम? सर पता नहीं है ऑन। चलो कोई नहीं, आप बोलो तब तक। सर मेरे हिसाब से सर, जो मैं जितना समझ पाया सर, इसको डायलॉग्स लोग उनको बोला गया होगा शायद। जैसे मैं इनिशियली शुरू किया था जब थिएटर, तो मुझे याद है कि बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं मतलब हम लोग को सर बोलते थे कि अगर आपके इमोशंस नहीं आ रहे हैं तो इट इज़ ओके, पर आप डायलॉग तो कम से कम साफ बोलो। तो ये मुझे आज ये देख के लग रहा था वही कि कम से कम इमोशंस तो कैरी नहीं कर रहे थे, पर जो बोल रहे थे वो मुझे समझ में आ रहा था कि क्या बोलना चाह रहा है, मतलब या तो ये कन्वे क्या करना चाह रहा है, वो मेरे तक पहुंच रहा था। पर हाँ, करेक्ट कि क्योंकि जो इंटेंसिटी उस सीन को चाहिए, जो इमोशन वो सीन में कैरी करना है, बिकॉज वो वहाँ पर वो कैरी नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए वो मुझे मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या बोल रहे हो, पर ऑफ कोर्स वो चीज़ें वो मुझे एक्चुअली इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहा। मतलब मैं उस सीन से कुछ सीख नहीं रहा हूँ, बेसिकली मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा, मैं बस देख रहा हूँ अच्छा ये चीज़ हो रहा है, बस ऐसा। सर ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है सर, पता नहीं मुझे ऐसे डिलिबरेटली किया गया है कि नहीं, पर बहुत
मजाकी तौर पे बीच बीच में एक आवाज आ रही है, तो वो पता नहीं वो क्यों रखा गया, समझ नहीं आ रहा। मजाक के तौर में आवाज आ रही है, मतलब समझा नहीं कैसे? यूं ऐसे कुछ करके आया उधर। आपको हंसी आ रही है तो हंस लो, कोई दिक्कत नहीं है। हंसने के लिए वो एंटरटेन तो था ही, क्योंकि जब सीन अच्छा नहीं होता तो हंसी ही आती है। हंसना गलत नहीं है, हंसो, लेकिन हंसने के बाद जो आप बता रहे हो, अभी जो आपने बताया, ये इसके अलावा और कुछ बताना है आपको इसके अंदर? नहीं, मेजर पॉइंट तो ये है सर कि सिर्फ डायलॉग बोल रहे थे, पर उसमें अंडरलाइंग इमोशन कुछ नहीं था, बस यही मेजर पॉइंट तो यही है। बाकी छोटे मोटे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर यही है मेजर पॉइंट सर। ठीक है। प्रत्युष, जो शुभम ने बताया वो तो है ही वो, लेकिन जो उससे छूटा, कुछ आप बताना चाहोगे क्या छूटा है शुभम से? उसके अंदर कुछ था, एक इम्पोर्टेंट चीज थी। मैं बताऊंगा लास्ट में, लेकिन पहले आप कोशिश करो क्या छूटा है उसके अंदर। वो बड़ी चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं है, वो थोड़ी बड़ी चीज है। हाँ, तो बस सर वही है जो कि आप शायद स्टार्टिंग में भी आप बताए, शायद वो नोट नहीं करता, नहीं मैं भी करता हूँ वो सारी चीज नोट। और स्टार्टिंग में एक चीज बताए थे कि आपका जो रिएक्शन जो होता है ना, वो मेल खाना चाहिए। आप जो बोल रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो बोल रहे हो, तो वो जो बात कर रहे थे, हाथ पैर कुछ ज्यादा ही चल रहा था, जो कि मैच नहीं कर रहा था वो जो बोल रहा है और क्या वो फील कर रहे हैं। पहले होता है जो फीलिंग, वो फीलिंग उनके डायलॉग से दिख जाना चाहिए था। फील मुझे लग रहा है कुछ और करे, जैसे कुछ कोई डायलॉग है कि मैं इस शहर का डॉन हूँ तेरे से, और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और राका उसको मारो। ये अगर 3-4 डायलॉग है तो पहले हाथ चल गया, राका उसे मारो और मैं शहर का पीछे से आया था, ये था ना, तो ये ऑब्वियसली नॉन एक्टर लोग ही ये ऐसे करेंगे, क्योंकि शायद उनकी एक्टिंग की मतलब उनका मन नहीं है, या फिर उनको जबरदस्ती बिठाया गया है कि थोड़ा बहुत एक दो शॉट ले लो और वैसे करके रखा गया है, क्योंकि एज नॉर्मल एक्टर भी ऐसे तो करेंगे नहीं। बाकी उनका बॉडी लैंग्वेज मेल नहीं खा रहा था, मुझे ये लगा, ये चीज एक बहुत बड़ी चुभी मुझे। और ऑब्वियसली एडिटिंग का पार्ट तो अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, एक्टिंग का ही कर रहे हैं। जो बैकग्राउंड म्यूजिक, एसएफएक्स, जबरदस्ती का कोई भी एक माहौल बनाने के लिए जो एक वोल्फ भेड़िया का साउंड पीछे डाल दी, जो कि वो सूट नहीं कर रहा था उस माहौल में। डॉन जैसे तो मुझे लगे नहीं कहीं से भी, दोनों वो दमदार कुछ तो था नहीं। एक्शन सीन तो पूरा वो ऐसे पूरा फ्लॉप, पूरा बेकार था। और बस यही है मेन जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, अच्छी एक्टिंग, एटलीस्ट उतनी एक्टिंग अच्छी, मतलब जो एटलीस्ट ऑडियंस को एटलीस्ट एवरेज, मोर देन एवरेज एक्टर लोग, मतलब ऑडियंस को हम इंप्रेस करते हैं, क्योंकि सारे ऑडियंस को तो हम इंप्रेस कर ही नहीं सकते। मेन टारगेट ये है कि मोर देन एवरेज को टारगेट करना है अभी के टाइम। फिर धीरे धीरे तो वो तो सक्सेस रेट तो चलता ही रहेगा, जैसे 100% ऑडियंस को हम लोग इंप्रेस कर दें, एटलीस्ट मोर देन एवरेज एटलीस्ट हो जाए। और वही मेल नहीं खा रहा था। और एक चीज मुझे सर लगा, एक रियलिटी चेक, हम हंस तो दे रहे हैं, बाकी कभी कभार इसमें रियलिटी चेक ये हो जाता है कि आप, वही चीज में वापस रिपीट करूंगा, आपको लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो, और सामने वाले को मतलब ऑडियंस को वैसे फील नहीं हो रहा, थर्ड व्यू अगर देखा जाए तो उनको फील नहीं हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो। और वैसे ही एक बहुत मतलब हमें फेमस एक्टर हैं जैसे तुषार कपूर और अर्जुन कपूर, ये लोग भी आए होंगे नेक्स्ट शाहरुख या नेक्स्ट जितेंद्र, नेक्स्ट धर्मेंद्र या नेक्स्ट अमिताभ बच्चन बनने, जैसा हम लोग किसी को इंस्पायर हो कि हम लोग चाहते हैं हम बड़ा नाम करें, वो भी वैसे ही डायलॉग बोल रहे होंगे। और मगर ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करे, और वास्ट मतलब बड़े नंबर पे ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कोई उनका 1-2 भी फैन मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो 90% अगर ऑडियंस अगर रिजेक्ट कर दे तो देन आप क्या ही कर सकते हो, मगर आप जितने सीख के भी आओ। तो वो चीज मुझे लगा कि मैं भले सीख रहा हूँ और उसको भले मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो प्रैक्टिस की कमी है या फिर मैं लोगों से फीडबैक नहीं ले रहा और डायरेक्ट कैमरा के सामने आ गया, और लोग अगर ऐसे ही मेरे पीछे हंसे, जो कि ये मुझे रियलिटी चेक मिला, ये मुझे थोड़ा डर लग गया ये देखने के बाद, ये वीडियो सारे, कि मेरे वीडियोस भी, मेरे काम भी लोग देख के हंस रहे होंगे कहीं, और वो मायने रखता है कि मेजोरिटी लोग ना हंसे। ऑब्वियसली 20 से 30% तो लोग हंसेंगे, एक जेलस वाले बंदे हो या फिर कोई ना भी समझे, अच्छे बंदे भी हो, मेरे से हेट ना करते हो, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रही होगी मेरी एक्टिंग, उसमें भी लोग हंस रहे होंगे, और एटलीस्ट मेजोरिटी ऑडियंस को हमें इंप्रेस करना है। इससे मुझे देखने को मिला क्या नहीं करना है, और आपको लग रहा होगा आप अच्छा कर रहे हो, अगर ऐसा होता तो है। ये चीज, ये 2 चीज, बॉडी मूवमेंट और ये डिल्यूजन एक्टर जो बोलते हैं, एक अपनी दुनिया में तुम डायलॉग बोल रहे हो, लग रहा है कि ये सही है, डिल्यूजनल एक्टर। ठीक है, वेरी गुड प्रत्युष, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही डेप्थ के साथ बताया जो आपको समझ में आया। अभी डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और बताओ थोड़ा सा, हल्का सा, जो आप बता रहे थे। वैसे आपने थोड़ा थोड़ा बताया कि वो, और मतलब जो साउंड के बारे में आपने बताया कि ओवर कर दिया था, दिखाने की वॉल्फ वाला साउंड डाला था, वैसा कुछ।
आपको जो भी समझ में आ रहा है वो बताओ डायरेक्शन हाँ, पॉइंट ऑफ मैं उसके डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए नहीं बोलना चाहता फिलहाल, आप एडिटिंग से मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अगर उसमें हाँ मैंने बोला था ना डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में एडिटिंग भी आ जाएगी और आपको जितनी हाँ, भी हाँ। नॉलेज है एडिटिंग तो आएगी ही, बस हाँ, एक्टिंग हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ के पूरा बताओ जितना भी समझ हाँ। में आ रहा है जो भी। वही सर, वापस बैकग्राउंड म्यूजिक सूट नहीं किया, वो वहां पर वो बैकग्राउंड म्यूजिक होना नहीं चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर उसको दमदार दिखाना था वो कैरेक्टर को, जो सेकंड वाला बंदा जो आया, तो उसको एक ही बार लेके आओ, एक ही बार में वो बैकग्राउंड म्यूजिक डालो और अच्छा वाला डालो जो कि हसीना है उसमें, और अच्छा वाला डालो। और उससे ही कभी स्लो मोशन भी होना चाहिए, कभी एक जगह पे स्लो मोशन नहीं है, जो कि पहले के टाइम पे नहीं था। ये मॉडर्न जो भी काम हो रहा है, मॉडर्न जो भी मूवीज है, आपको अगर कुछ बिल्डअप देना है किसी विलन को या फिर बड़े औहदे वाले लोगों कैरेक्टर को, तो आपको थोड़ा स्लो मोशन डालना होगा, थोड़ा ऊपर नीचे साइड से कहीं से भी, पहले उनका फेस रिवील ना हो, अब वो आ रहे हैं। या फिर जैसे केजीएफ में भी आप देख लो, अगर एक बंदा, एक नया डॉन आ रहा है, डॉन से भी बड़ा डॉन आ रहा है, तो वो ना एक अम्ब्रेला से उठ के आ रहे हैं, पहले आंखें दिखता है, अम्ब्रेला एक दिखता, अम्ब्रेला से यहाँ से पानी तक पूरा फास्ट आएगा, फिर यहाँ पे डूम डूम पूरा स्लो जाएगा, तो वहां से उनका जो फेस रिवील होता है ना, उससे ही कांपना स्टार्ट हो जाएगा ऑडियंस कि भाई कोई तो आया, अभी फाड़ने वाला है, तो डायरेक्ट अंदर आके आ गया। जैसे पूरा छोटा डॉन राजपाल यादव का अंदर आके बोल रहे हैं कि और ये आके जो घुस जाना, तो वो डायरेक्टर को वहीं कट कर देना चाहिए था। ये क्या है, अगर तुम अच्छे से आओ, नॉर्मली आओ, हम उसको सिनेमेटोग्राफी, हाँ यहाँ पर सिनेमेटोग्राफी की भी बात आती है, एंगल, कौन से एंगल से आप लोगे, थोड़ा ग्रैंड दिखेंगे वो। और कुछ चीजें मुझे और अच्छी भी लगी, ये मुझे नहीं पता आपको अच्छी लगी हो कि नहीं। एक जगह एक सीन था जिसमें टेबल के पास रखे थे कैमरा, और वो ऊपर से ऐसे बोल रहा है, तो और उसका यहाँ पर एक विलन, उसका बॉडीगार्ड यहाँ खड़ा हुआ था, और ये यहाँ से बोल रहा है, कैमरा यहाँ था नीचे से, तो वो एक एंगल मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी जो ऑन एंड ऑफ जो शेडो वाला, वो तो कॉमन ही था, उसमें कुछ अलग लगा नहीं। और डायरेक्शन में, एडिटिंग में ये हो गया, और बैकग्राउंड म्यूजिक खराब था, और ऑब्वियसली डायलॉग जो बोल रहे हैं वो अच्छे से डबिंग नहीं हुआ है, और अगर डब कर भी रहे हो तो वैसे दूसरे लोगों से डब करवाओ जो कि वो बॉडी के साथ सूट भी करे। बॉडी इतना दमदार दिख रहा है, बहुत पतला वाला वॉइस, और पूरा पता चला कोई रैंडमली कोई फोन में कर लिया है। बस वही है, ये इतना ही है, और ज्यादा देखूं तो ज्यादा कर पाऊंगा, फिलहाल अभी इतना याद आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। शुभम कैमरा ऑन कर लो। हाँ, मैं ये कह रहा था प्रत्युष कि आपने बहुत अच्छे से बताया, सारी चीज़ें अच्छे से ऑब्जर्व की, और शुभम ने और आपने दोनों ने कोशिश की पूरा का पूरा, और मुझे अच्छा लगा। ऑब्वियसली जो आपने एक शॉट आपने बताया था, वो लो एंगल शॉट जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, वो लो एंगल शॉट एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है ऐसे सीन्स के अंदर, क्योंकि लो एंगल शॉट हमेशा आपको बड़ा दिखाने के काम आता है। आपने पढ़ा होगा लो एंगल शॉट के बारे में, पता होगा। और हाई एंगल शॉट उसका उल्टा काम करता है, हाई एंगल शॉट आपको छोटा दिखाने के काम आता है। अगर किसी को छोटा दिखाना है तो हाई एंगल शॉट लगा दो। तो वो लो एंगल शॉट इसलिए वहाँ पे इम्पोर्टेंट भी था और ज़रूरी भी था, और इसलिए आपको अच्छा लगा, और इसलिए मुझे भी अच्छा लगा वो लो एंगल शॉट। तो लो एंगल शॉट को छोड़ के जो उन्होंने शॉट का कॉम्बिनेशन है, एक्चुअली आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये जो दिखा रहे हैं, आपको पता होगा एज एन एडिटर प्रत्युष कि देखो ख़राब एक्टिंग तो नहीं सुधारी जा सकती है एडिटिंग के अंदर, लेकिन अगर 50% कुछ एक्टरों ने ठीक भी काम किया है तो हम एडिटिंग के अंदर जो हम दिखा रहे हैं उसे अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा कर सकते। यहाँ तक कि 70-80% तक चेंजेस आ जाता है कई बार फिल्मों में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी फिल्म अच्छी लगेगी लोगों को, लेकिन देखने में अच्छी लगेगी। वो आपकी मिस्टेक्स छुपाना एडिटर के हाथ में होता है बहुत कुछ। तो इन्होंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। अगर आपने ट्रेलर में देखा होगा तो ट्रेलर में ज्यादातर वैसे सीन्स दिखाए थे जिसमें एक्टिंग बिल्कुल ही खराब थी, बल्कि वही सीन्स ज्यादा पकड़े जिसमें बिल्कुल ही खराब एक्टिंग आ रही है। तो उन चीजों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब इसमें या तो एडिटर की कोई एक ये भी होता है, जैसे दो तरीके से आपने बिल्कुल सही बोला, या तो एडिटर को ही इतनी नॉलेज नहीं है कि वो अच्छे से काम करे, या फिर एडिटर को बजट कम दिया गया है, एडिटर को पैसा कम दिया गया है, पेमेंट कम की गई है, तो उसने उसी तरीके से काम किया है। ठीक है, ये दो रीजन होते हैं। ठीक है, चलो ये हमें समझ में आया। और एक चीज़ मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ, ज़्यादातर चीज़ें जो आपने बोली मैंने आप लोगों से इसलिए पूछी था कि आप लोगों की भी एक प्रैक्टिस हो और एक आप लोग भी अपने हिसाब से ऑब्जर्व कर पाएँ। मैं यही चीज़ें आपको बताता, लेकिन एक मेन चीज़ और बताना चाहता हूँ। वैसे प्रत्युष ने बोला उसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ एक अच्छे से उसको। बॉडी मूवमेंट जो आपने बोला था ना, कनेक्टिविटी, ये ऐसी चीज़ है कि ये ओपनली दिखती है कि कोई एक्टर रियल नहीं कर रहा है।
ये ओपनली दिखती है। बाकी चीज़ों में आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है, लेकिन बॉडी मूवमेंट आपके शरीर के साथ या बोलें कि आपकी मेंटल स्थिति के साथ में कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा उसका, तो समझ लो वो जानबूझकर बॉडी मूवमेंट दिखा रहा है। और ये लोग क्या होते हैं ना, जो नॉन एक्टर्स होते हैं या फिर एक्टिंग के बिगिनर्स होते हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं हूँ, अब मैं बोलने वाला हूँ सामने वाले को, मान लो मैं शुभम को कह रहा हूँ, शुभम मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, तो मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग कैमरे में लोगों के पास मैं अच्छे से मैसेज बैठा सकूं। मेरी एक्टिंग तो कमजोर है, मुझे अंदर से पता है, लेकिन मैं अच्छे से मैसेज पहुंचा दूं कि मैं इसे मारना चाहता हूं। वो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, कि लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं कि मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी है और मैं तुझे मार रहा हूँ, ये लोगों को पता लगना चाहिए एक्टिंग के थ्रू। वो रियल में घुसते ही नहीं है, रियल में तो घुसेंगे ही नहीं, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आप देखा वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, मेंटली नहीं फिजिकली ही काम कर रहे हैं। वो अंदर गए ही नहीं, वो अंदर गए ही नहीं है, वो अंदर यानी मेंटली, और जो हम इमोशन में घुसते हैं ना एक्टिंग के अंदर, इमोशन या मेंटली, कभी भी देखना जो आदमी ऐसे इस तरीके से करता हुआ मिलेगा ना, एक्शन कर रहा है ये कि मैंने तुझे वहां भेजा था, मैं ही था जो उसके। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक्टर जो ऐसे बॉडी मूवमेंट करेगा वो खराब होगा, नहीं, ये गलत मत लेना इस चीज को। ये आपको देखने से धीरे धीरे रियलाइजेशन आएगा कि वो नकली है कि असली है, क्योंकि उसके बॉडी मूवमेंट उसके डायलॉग्स के साथ, उसकी फीलिंग्स के साथ मैच नहीं करेंगे, जैसे कि प्रत्युष आपने कहा था। और यहाँ पे वही हो रहा है, और स्टार्टिंग में हम लोग भी ऐसा करते थे, शुरू में बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे हम समझ रहे हैं एक्टिंग को, आगे भी इसको करेंगे। तो ये क्या था, ये वही है कि मैंने उसे बोला है, यानी कि वो उस समय एक्टिंग ही कर रहा है, वो घुस नहीं रहा है कैरेक्टर, वो फीलिंग्स के अंदर नहीं घुस रहा है। ये वो साइन है। अब इसमें ये वाली चीज भी आ सकती है, अगर मान लो मैं अच्छे से बोलूंगा, तूने किसको बोला था, अरे यार मैं खुद गया था ना, ये देखो मैंने अपनी, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है मेरे हाथ में, ऐसा नहीं आ रहा, ऐसा आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कभी नहीं आएगा, लेकिन ये आया है क्योंकि मेरी बॉडी मूवमेंट नेचुरली ऐसा है। मैं बोलूँ अरे मैं ही तो गया था, उसको लेने गया था, वो चला गया वहां पर, समझ में आ रहा है? ये नेचुरल आया है, क्योंकि इसमें मैंने सोचा ही नहीं है कि मुझे क्या बॉडी मूवमेंट देना है बॉडी को। और रियल लाइफ में यही होता है, हमें सोचना नहीं है कि बॉडी मूवमेंट क्या देना है, हमारे नेचुरली डायलॉग्स में या नेचुरली जो हम फील कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बॉडी मूवमेंट निकलना चाहिए। जैसे अभी मैं, मेरा हाथ जो घूम रहा है आपको बताते समय, ये नेचुरली निकल रहा है। मैं सोच थोड़ी रहा हूँ कि मेरा हाथ ऐसे जाना चाहिए यार, ऐसे जाना चाहिए या ऐसे जाना चाहिए, नहीं, ये ऑटोमेटिकली निकलता है। लेकिन अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे कि सर जब हम कोई माइथो कैरेक्टर्स करते हैं या हिस्ट्रिकल कैरेक्टर्स करते हैं या हम किसी की बायोग्राफी करते हैं, तब हम बॉडी मूवमेंट को ऑब्जर्व क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स थे ना, जिनका आप कैरेक्टर निभाओगे, वो रियल थे, और आप अपना कैरेक्टर, आप किसी पर्टिकुलर रैंडम पुलिस वाले का कैरेक्टर नहीं कर रहे हो। एक होता है आपको पुलिस वाले का कैरेक्टर दिया है, तो पुलिस वाला तो बहुत सारे लोग होते हैं, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो रियल लाइफ में, तो वो आप अपने तरीके से करोगे। कि प्रत्युष पुलिस वाला होता तो प्रत्युष कैसे करता, जब तक कि कोई स्पेसिफिक पुलिस वाले का कैरेक्टर ना मिले आपको। स्पेसिफिक पुलिस में भी कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको मिल सकता है, तब आपको वैसी ही स्टडी करनी पड़ेगी उस पुलिस वाले की, अकॉर्डिंग टू जो आपकी स्क्रिप्ट है, अकॉर्डिंग टू आपका जो सीन है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास माइथो, हिस्ट्रिकल और ये वाले कैरेक्टर्स हैं, तो आपको इन्हीं के कैरेक्टर्स की स्टडी करनी पड़ेगी कि ये कैरेक्टर कैसे चलता फिरता था। अगर जानकारी नहीं है तो आपको मेंटली सोचना पड़ेगा कि ये आदमी बहुत मोटा था तो इसके हैंड बॉडी मूवमेंट धीरे हिलेंगे, अगर ये आदमी बहुत ज़्यादा पतला था तो थोड़ा सा फास्ट हिलेंगे, अगर इसकी एज 50 साल के करीब थी तो थोड़ा धीरे हिलेंगे, डिपेंड करता है। अगर ये आदमी थोड़ा बीमार था, लकवा था, तो इसके हाथ शिवर करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको स्क्रिप्ट से निकालना पड़ेगा, या राइटर अगर आपके नॉलेज में होगा, या जितनी भी आपके पास सोर्सेस होंगे जानने के। जैसे भगत सिंह का कैरेक्टर निभाने वाले हो तो भगत सिंह की आप कम से कम 4-5 किताबें पढ़ोगे, आप लोगों से मिलोगे। अगर भगत सिंह से रिलेटेड कोई भी इंसान आसपास आपके मौजूद होगा, या कोई भी इंसान के पास रियल इंफॉर्मेशन होगी भगत सिंह से रिलेटेड, आप उससे मिलोगे, बात करोगे, पूछोगे वो कैसी जिंदगी जीता था, उसके विचार क्या थे, उसका प्रोसेस क्या था जिंदगी जीने का, ठीक है। तो वो सब चीजें स्पेसिफिकली सर, जैसे वो टाइम हो गया, उस टाइम के लोग कैसे रहते थे, राइट, टाइम हो गया, हाँ, वो सारी चीजें लगाओगे जो मैंने आपको बताई थी ना, टाइम, प्लेस, बिहेवियर,
behavior, हाँ। वो सभी आ गया इसके अंदर, ठीक है, बॉडी मूवमेंट वगैरह वो सब। लेकिन ये बॉडी मूवमेंट स्पेशली मैंने इन चीजों के लिए बोला है ऐसे कैरेक्टर्स में, क्योंकि आप अलग कैसे लगोगे। अभी सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं, वैसे हम उस सीन पे काम करेंगे, लेकिन आप में से, आप दोनों में से मुझे कोई ये बता सकता है, क्वेश्चन करता हूं मैं आप लोगों से, आज का सीन देखा उसके बाद एक क्वेश्चन करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने आप दोनों ने धुरंधर देखी है? शुभम आपने देखी है? दोनों साथ में गए थे देखने। अच्छा साथ में गए थे, तो वेरी गुड, तब तो बहुत अच्छी बात है। आप दोनों मुझे बताइए कि अक्षय खन्ना की तारीफ हो रही है रणवीर सिंह से ज्यादा, ये आपको पता है? ठीक है, दोनों ने अच्छा काम किया है अपने अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कह रहा खराब काम किया, अच्छा ही काम किया दोनों ने। लेकिन अक्षय खन्ना की तारीफ क्यों हो रही है ज्यादा? कुछ पर्टिकुलर रीजन दे सकते हो आपकी इस वजह से हो रही है? शुभम पहले आप बताओ, कुछ बता सकते हो क्यों हो रही है उसकी ज्यादा तारीफ? उसने ऐसा क्या किया एक्टिंग के अंदर? ऐसे तो पूरा एक्टिंग ही अच्छी की है उसने, नो डाउट, लेकिन कोई पर्टिकुलर 2-3 पॉइंट बता सकते हो कि उसने उसकी एक्टिंग में ये चीजें दिखी हैं, इस लोगों को ज्यादा अच्छी लगा है, ज्यादा अच्छा लगा है, ऐसा कुछ? सर जो पता नहीं अभी क्यों फेमस है वो एग्जैक्ट तो पॉइंट आउट में नहीं किया हूँ, पर एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं आजकल देख रहा हूँ अक्षय खन्ना जो लेके आ रहा है अपने एक्टिंग में, वो है सटल एक्टिंग। मतलब वो मैं देखता हूँ कि वो कैरेक्टर को इतना अच्छा पोर्ट्रे कर रहा है और वो बहुत ज्यादा मूवमेंट्स नहीं लेता है, बॉडी मूवमेंट, ना ही एक्सप्रेशन ही बहुत रहता है, और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत कम डायलॉग्स बोलता है, इवन तो डायलॉग्स बहुत जगह बोलता भी नहीं है। तो उससे क्या होता है ना, कैरेक्टर का पावर दिखता है कि जो पावरफुल बंदे होते हैं वो बहुत बॉडी मूवमेंट्स कम लेते हैं और बहुत ज्यादा कम बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो एक वर्ड या दो वर्ड या एक सेंटेंस से बोलते हैं, तो वो एक लाइन का वेट ना बहुत ज्यादा बन जाता है, और वो जो लाइन भी आता है ना वो इतने टाइम के बाद आता है कि हम लोग उसको देख रहे हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, पर कुछ हो नहीं रहा होता है, और जब फाइनली वो होता है ना तो हमें लगता है अरे बाप रे वो क्या बोल गया, ये तो ऐसे होता है वो। तो वो अक्षय खन्ना ये चीज बहुत अच्छा कर पा रहा है जो मैं नोटिस कर रहा था। और एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो अक्षय खन्ना जिसके लिए मतलब सर मैं एक पॉइंट में भूल रहा हूँ, पर एक पॉइंट था बहुत अच्छा जो मैं कुछ टाइम के बाद बताऊंगा। पर इसमें सर वही है कि अक्षय खन्ना बहुत सटल एक्टिंग कर रहा है सर, एज कम्पेयर टू प्रीवियसली। जैसे आप उस दिन बताए 30 मार खान में जो एक्टिंग किया था अक्षय खन्ना ने, उस हिसाब से वो ज्यादा वो, हाँ और एक चीज है कॉन्ट्रास्ट जो हम लोग बोलते हैं कि एग्जैक्टली अगर कोई और एक्टर होता तो उस लाइन को बोलते रहे वो एक्चुअली सैड फील करता, क्योंकि वो लाइन सैड है तो सैड नॉर्मली करते हैं, पर अच्छे एक्टर्स वैसे नहीं प्ले करते, अच्छे एक्टर कंप्लीटली डिफरेंट करते हैं। अगर वो सैड लाइन हो वो उसको कंप्लीटली डिफरेंट एक इमोशन होल्ड करके लेंगे। तो इसके पहले जो फिल्म आई थी कौन सी फिल्म थी जिसमें इसने कैरेक्टर प्ले किया था, विकी कौशल, कौन सी फिल्म थी प्रत्युष? विकी कौशल छावा में था, देखा था मैं, एक चीज नोटिस किया था, मुझे लगा था अगर मैं लेता या कोई नॉर्मल एक्ट्रेस इस लाइन को लेता तो शायद पूरा मतलब या तो पावरफुल तरीके से लेता, औरंगजेब ना, या तो पावर की, हाँ क्या बोले सर, औरंगजेब का कैरेक्टर नहीं सर, औरंगजेब का कैरेक्टर, हाँ छावा में औरंगजेब बना था ना, वो छावा के अंदर औरंगजेब बना था तो, और संभाजी तो वो था विकी कौशल बना था, संभाजी अक्षय खन्ना, हाँ तो औरंगजेब बना था। तो उसमें सर कुछ लाइन्स है, मैं देखा कि अगर मैं इसको बोलता ना तो शायद मैं इसको थोड़ा या तो दम लगा के बोलता, कुछ करता, पर इतना वो कॉन्ट्रास्ट लेके बोला उसको, मतलब कि यार ऐसे कैसे बोल सकता है। पर जब वो उसने लास्ट में एक हरकत करता है, लास्ट में वो एक्चुअली फिजिकली मूव करता है और फिजिकली एक बंदे को मारता है, मतलब एक्चुअली मूव करके इतना बार चाकू से मारता है उसको, तो मुझे लगता है अरे बाप रे, जो इतना टाइम जो बिल्डअप हुआ था ना वो एक टाइम में रिलीज हुआ।
तो उससे वो क्रुएल्टी दिखा रहा है। अगर और कोई शायद प्ले करता तो मुझे लगता है वो पूरा दाना बन जाता, उसमें कुछ और कर लेता। और अक्षय खन्ना था, इसलिए इसको इतना सटल प्ले किया, और इसलिए मुझे लगता है वो एक लेजेंडरी परफॉर्मेंस मुझे लगा। वहां से मुझे एक्चुअली लगा था कि ये एक्टर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मुझे तो ये है सर, मेरा टोटल रिव्यू यही है। प्रत्युष, हाँ सर, मेरा ये रहेगा कि पहला सर कैरेक्टर की क्या डिमांड है और उसको वो समझा, और कैरेक्टर को अच्छे से वो पीछे हिस्ट्री बुक्स से लेके या फिर कहीं से भी नेट से लेके जैसे भी उसकी रिसर्च की जो भी कहानी होगी वो उस हिसाब से अक्षय खन्ना ने किया होगा। और मैंने अक्षय खन्ना के खाली ये जो फेमस हो गए मूवी वो सारे भी नहीं देखता। फिर उसके रिसेंटली जैसे कोई एक वकील का बना था, आर्टिकल 370 या ऐसा कुछ तो था, 360 या ऐसा, तो वो ऋचा चड्ढा के साथ वकील बना था, तो मैं वो वाला भी मूवी देखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर अनुपम खेर का, तो उनके साथ वो आए थे, कुछ रिपोर्टर बने, उनका पर्सनल रिपोर्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैं उनके भी परफॉर्मेंस मैंने देखा था अक्षय खन्ना का। और मैं ऑलरेडी मतलब डाई हार्ड फैन नहीं हूँ, मतलब जब जब वो आता है, अगर कॉमेडी भी करते हैं मुझे उनकी कॉमेडी भी अच्छी लगती है, ऐसे नहीं कि खाली रैंडमली कुछ फेक कर दे रहे, उनको कॉमेडी में मैं बहुत हंसा हूँ। और बाप बाप होगा, मैं तेरा बाप होगा, ऐसा कुछ तो था, परेश रावल, मेरे बाप पहले आप, मेरे बाप हाँ मेरे बाप पहले आप, उसमें भी मैं बहुत हंसा हूँ। और हलचल तो हम सबके मतलब कल्ट क्लासिक मूवी है, तो उनको कॉमेडी और बॉर्डर तो वो तो छोड़ ही दो, तो क्लासिक मूवी है सब, तो मैं ऑलरेडी उनका फैन रह चुका था। और दूसरी बात है उनका अपना कुछ तो रूल होगा, जो वो सेटल एक्टिंग जो अभी शुभम ने कहा कि वो करते ही हैं, अपना एक रूल के साथ कैरेक्टर की क्या डिमांड है। और तीसरी बात जो मुझे ज्यादा लगा कि ये क्यों औरंगजेब में भी अच्छे निखर के आए और इसमें धुरंधर में भी, और मेरे लिए फेवरेट मुझे बहुत, दोनों में से अगर कंपैरिजन किया जाए रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना, जबकि मैंने शुभम को भी आके कहा था अभी मूवी देखने के बाद, सब तारीफ कर अक्षय खन्ना की, मेरे लिए रणवीर सिंह ही टॉप परफॉर्मर था वो धुरंधर पार्ट 1 में, क्योंकि डायरेक्टर ने वहां पर खुला छूट दे दिया था अक्षय खन्ना को, आप अपना दिमाग लगाओ, आप अपना जैसे आप शटल एक्ट करते हो या अपना जो भी रिसर्च है, यही रिसर्च है, आपको वो गुंडा वाला दिखाना है तो दब के रहना है, और बाकी आपको जो करना है करो। और सबसे मेन रणवीर सिंह को बोला गया था आप दिखो मत, लीड एक्टर होने के बावजूद आप दिखोगे नहीं क्योंकि आप स्पाई हो, और उसका परफॉर्मेंस मुझे और ज्यादा दिखा क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, जो कि रणवीर सिंह ने जो किया, और फिर भी वो अच्छे से दिख भी गया दब के, और ये खुल के दिखा। अगर डायरेक्टर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस भैया या फिर कुछ ऐसे प्रेशर नहीं दिया, आप खुल जाओ सर, आप जैसे भी खुलोगे हम आपका ले लेंगे, और आपका जैसे भी आप इन पर्सनल कैमरे के सामने जैसे भी आप परफॉर्म करते हो ना, अब अच्छे दिख ही जाते हो, जैसे दृश्यम में भी देख लो, और इसमें भी सोनाक्षी सिन्हा के साथ तो इत्तेफाक कुछ एक मूवी आई तो उसमें भी जहां पर वो पुलिस बनते हैं तो वो बहुत अच्छे से दिखते हैं, जैसे वो डरा लेते हैं आंखों से, पर जैसे परफॉर्म करते हैं, वो अपना उनका एक स्टाइल है। प्लस कैरेक्टर की जो डिमांड थी वो पीछे से रिसर्च किए होंगे, पाकिस्तान का वो आतंकवादी कैसे हुआ होगा, और उसको मिला के वो अपना एक फ्लेवर किया जिसमें डायरेक्टर छेड़खानी नहीं किया। और रणवीर सिंह की पर्सनल कैरेक्टर है पागलपंती और नॉटरियस, और उसके साथ ये करना जो स्पाई का एक कैरेक्टर निकाल के आप खुलोगे नहीं, उनके ऊपर चाबुक था रणवीर सिंह के ऊपर, आप दिखोगे नहीं, दब के रहो, और ऐसे घुल के मतलब अंदर ही अंदर उनके साथ रहोगे, और आप अपना खेल भी खेल जाओगे और दिखोगे भी नहीं। और ये परफॉर्मेंस मुझे लगा बहुत मुश्किल है, और जो कि वो रणवीर सिंह बहुत अच्छे से निभाया। मेरे लिए तो रणवीर सिंह टॉप परफॉर्मर था, और अक्षय खन्ना क्यों अच्छे लग रहे हैं, और यही है सारी चीजें, अगर आप अपनी उनकी जो एक्सपीरियंस और कैरेक्टर की डिमांड जो पीछे रिसर्च किया बस। ठीक है, वेरी गुड, आपने ईमानदारी से दोनों ने बताया जो भी आपको समझ में आया, और बहुत अच्छा बताया प्रत्युष और शुभम दोनों ने। मैं एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, आपने एक चीज़ बहुत सही बताई, इन दोनों का जो एक डिफरेंस, अपने कैरेक्टर का डिफरेंस जो बताया, जो आपने इंटरव्यू में समझा, और जो कि काबिल तारीफ है, बहुत अच्छी चीज़ है वो समझना, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम दोनों को अच्छे से अगर कंपैरिजन करने लायक है नहीं है, क्योंकि दोनों अलग कैरेक्टर हैं पहली चीज़। लेकिन हम एज एन एक्टर अगर कंपेयर करें तो अक्षय खन्ना अपनी जगह ठीक है, रणवीर सिंह अपनी जगह ठीक है, दोनों ठीक है। लेकिन अक्षय खन्ना में एक स्टेप आगे इसलिए रख रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं रणवीर सिंह के ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि रणवीर सिंह जो स्पाई था, वो स्पाई रियल लाइफ में किसी को नहीं पता किस तरीके से काम करता था, एक तरीके से कैसे वो चलता था, किस तरीके से क्या करता था। लेकिन रणवीर सिंह ने जैसा भी निभाया ना, वो बेस्ट निभाया है जैसे उसको बताया गया था। ठीक है, अक्षय खन्ना की मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अक्षय खन्ना अकेला ऐसा एक्टर था, अगर आपने ध्यान दिया हो, बाकी सब तो एक्टिंग कर ही रहे थे अच्छी, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, और एक अपने रवि, कौन क्या नाम था उनका कैरेक्टर, जो पॉलिटिकल थे ना, और वो 45 साल राकेश बेदी जी, बहुत पुराने एक्टर हैं, आपको पता ही है, बहुत अच्छे कॉमेडी एक्टर हैं। राकेश बेदी ने तो अच्छा काम किया ही है,
लेकिन अक्षय खन्ना का मैं अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बॉडी मूवमेंट पे भी काम किया था। अगर आपने उसकी बॉडी मूवमेंट चेक की हो उस फिल्म के अंदर, ध्यान से देखना, बॉडी मूवमेंट, सोचने का तरीका वो सब तो था ही, लेकिन बॉडी मूवमेंट पे भी काम किया है कि किस तरीके से अगर वो कुर्सी पे बैठता है तो ऐसे दोनों हाथ करके धंस जाता है ना कुर्सी पे, इस तरीके से जो वहाँ के पॉलिटिशियंस करते हैं। अभी एक चीज और की थी उसने, बहुत अच्छे से इसने ऑब्जर्व किया था, इसने न्यूज में भी, इसने जो भी वीडियोस थी पाकिस्तान से रिलेटेड, जो जितने भी ये है ना कि जितने भी ये इनके नेता खड़े होते हैं उन सब की पूरी इसने ऑब्जर्वेशन की थी। मैं आप लोगों से एक सवाल और पूछता हूँ, अक्षय खन्ना रियल एक्टिंग करता है, ये तो हमको पता ही है, रियल एक्टिंग ये लोग करते हैं, यानी नेचुरल एक्टिंग करते हैं, अच्छी भाषा में बोले नेचुरल एक्टिंग करते हैं। रणवीर सिंह भी अच्छा कर रहा है, लेकिन अक्षय खन्ना ने जो धुरंधर के अंदर, ठीक है, धुरंधर के अंदर जो एक स्टेज पे बोलता है ना, ये स्टेज पे माइक लेके बोलता है, जिसमें बोलता है मैं लियारी को आजाद कराऊंगा, इस तरीके से थोड़ा सा ड्रामेटिक होके बोलता है। आपने देखा होगा वो डायलॉग, देखा है ना, मैं अपने लोगों के लिए खून मतलब अब न्योछावर कर दूंगा, इस तरीके से डायलॉग लेता है। मुझे एग्जैक्ट डायलॉग अस्सलाम वालेकुम लियारी बोलता है सर। हाँ ये बोलता है, लेकिन इसके बाद इसी तरीके से 2-3 लाइनें और बोलता है ना, मैं अपने लियारी के बंदों को, वो थोड़ा ड्रामेटिक होके बोलता है जैसे सीरियल में बोलते हैं, आपने देखा होगा। आप मुझे बता सकते हो वो डायलॉग, वो जो डायलॉग वाली सीन्स थे, वो 3 डायलॉग्स, 2-3 डायलॉग जो भी थे, वो उसने ऐसे क्यों लिए, ड्रामेटिक क्यों लिए, क्या रीजन रहा है, क्यों लिए वो डायलॉग्स, उसके बारे में बता सकते हो आप दोनों? जैसे ऑडियंस को हिट हो, ऑडियंस को अच्छे से फील हो, कनेक्ट हो कि उन्हीं को बोल रहे हैं, ऑडियंस जो देख रहे हैं थिएटर में, ज्यादा ये अगर उसमें ज्यादा ही सटल धीरे या पूरा टिपिकल पॉलिटिशियन के हिसाब से अगर बोल दे तो लोगों को शायद वो कनेक्ट ना हो, तो ज्यादा ड्रामेटिक इसलिए किया कि ये मुझे लगा। नहीं इतना नहीं कर सकते, ऐसे तो फिर बहुत सी चीजें कर देते, वो इसकी एक्टिंग ही चेंज हो जाती फिर तो। पूरे आपने देखा होगा पूरी फिल्म में तो उस तरीके से ड्रामेटिक नहीं बोला उसने। हाँ खाली एक ही जगह, खाली उसी सीन में बोला। वो क्यों बोला, सोचो थोड़ा सा, 2 मिनट का टाइम लो। खून गर्म करने के लिए लोगों का, कि आगे इतने ऑडियंस थे तो उनको ये करना था, जोश देना था, इसलिए बाकी नहीं पता। एक सेकंड रुको। बोलता है लियारी को एपोकलिप्स तक लेके जाएगा, जो डायलॉग बोलते हैं 2-3 डायलॉग, वो तो हाँ वो तो सही है। एक सेकंड रुको, हाँ अब आ गया वापस। देखो ये शुभम, आपको समझ में आ रहा है कुछ, क्या था उसका सेंस? 3 डायलॉग ड्रामेटिक क्यों थे, आप बोलिए। हाँ शुभम क्या बोल रहे हो आप? सर मुझे लगता है कि सर ये हो सकता है कि जैसे प्रत्युष बता रहा था ना अभी, मुझे तो वही लगा था कि जो नेता लोग होते हैं ना, वो ऑडियंस के सामने फेक हो जाते हैं, ठीक है। तो राकेश बेदी एक दिखाया था अपना एक तरीका, पर राकेश बेदी का जो तरीका था ना वो काफी ओवर था। तो इसने भी शायद उस जैसे पब्लिक के सामने नॉर्मली तो ये आता नहीं था, पर जब वो आया था ना, वो उस चीज को मतलब, क्योंकि नेता लोग बहुत फेक बोलते हैं ना, जो वो बोलते हैं वो एक्चुअली ट्रू होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए शायद वहां पर वो अपना ट्रू नेचर को शो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो वो जो नहीं है वो कर रहा था, इसलिए वो ड्रामेटिक तरीके से बोला शायद, पता नहीं, यही तो लग रहा सर मुझे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने पूरी तरह गलत नहीं बोला, लेकिन आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस हर तरीके से बोलते हैं, लेकिन इतना ड्रामेटिक नहीं होके बोलते। अगर आपने देखा होगा हमारे
इंडिया के भी जो पॉलिटिशियंस है, आपने देखा होगा वो बोलते हैं, अगर मोदी जी भी बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि मैं अपने देश को आज़ाद कराऊंगा। वो एक डायलॉग, एक भाषण के तरीके से बोलते हैं उससे ज़्यादातर केस में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल बोलेंगे तो हल्का सा सटल होके बोलेंगे कि ये हमारी भारत भूमि है, हमें इसे आज़ाद कराना चाहिए, कुछ इस टाइप से। लेकिन उसने जो बोला था वो सीरियल में जैसे ड्रामेटिक नहीं हो जाते, या फिल्मों में जैसे ड्रामेटिक नहीं हो जाते, जैसे मैं आज़ादी दिलाऊंगा, हम लियारी लेकर रहेंगे, इस तरीके से थोड़ा बोला था उसने, जैसे आपने सीरियल्स के अंदर देखे होंगे या आपने सर ऑनेस्टली बोलूं मैं इसको हाँ। मैं उतना मुझे पता नहीं चला ये ड्रामेटिक की क्या है, जैसे आप अभी बोल रहे हो देन मुझे लग रहा है कि हाँ स्टार्टिंग से मूवी तक तो पूरा धीरे धीरे चुपचाप था, वहां पर कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक होकर ओवर एक्टिंग कर दिया वहां, खाली तो अभी तब मुझे पता नहीं चला। हाँ उसी सीन में हुआ है, आप समझ तो रहे हो ना मैं कौन से सीन्स की बात कर रहा हूँ? हाँ, ठीक है, तो ये इसका मैं बिल्कुल करेक्ट आंसर बताता हूँ आपको, आप समझ जाओगे। चाहे तो आप लोग उस चीज़ के ऊपर रिसर्च भी करके देख लेना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ सोचने की है कि पूरी सीन में उन्होंने रियलिस्टिक तरीके से काम किया है, खाली उतने पर्टिकुलर 2-3 डायलॉग्स में ऐसा क्यों बोला उन लोगों ने? आप लोगों को वो पता है? ये हुआ था ना अभी हमारे, आप लोगों ने थोड़ा बहुत न्यूज़ चैनल देखा ही होगा इस दौरान जब ये हो रहा था, थोड़ा बहुत जब यहाँ पे रॉकेट गिर रहे थे, इंडिया में तो गिर नहीं पाए, काफ़ी हमारे जो डिफेंसिव सिस्टम है उन्होंने बचा लिया था, लेकिन पाकिस्तान में गिर रहे थे, रातों रात हमला स्टार्ट कर दिया था, खुली छूट दे दी थी मोदी जी ने, उनको पूरा फ्री हैंड दे दिया था आर्मी वालों को, ठीक है। तो उस दौरान आपने देखा होगा जो वहाँ के पॉलिटिशियंस थे ना, अगर कभी आप पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस देखना, इंडिया के नहीं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, वो अपनी जनता को इसी तरीके से इमोशनल डायलॉग बोलते हैं, ड्रामेटिक तरीके से, और बेवकूफ भड़काने के लिए, हाँ, और बेवकूफ बनाते हैं, मतलब भड़काते भी हैं और बेवकूफ़ी बना रहे हैं वो, एक तरीके से अपनी जनता को बेवकूफ़ी तो बना रहे हैं वो सब रियल थोड़ी बोलते हैं, वो सब झूठी बोलते हैं, लेकिन ये है कि उन लोगों को मैनिपुलेट करते हैं वो, ठीक है। आप उनका डायलॉग देखोगे ना, वो इसी तरीके से बोलेंगे, हम लियारी को पाकर रहेंगे, ये भारत हमारे सामने क्या है, कुछ भी नहीं था, जैसे वो एक बहुत ज्यादा ओवर ड्रामेटिक नहीं हो जाती थिएटर के अंदर, उस तरीके से बोलते हैं, ये उसी तरीके से रियल में बोलते हैं। और वहाँ के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि इसीलिए वहाँ के लोग इन्हीं चीज़ों में आ जाते हैं, वहाँ के लोग कम पढ़े लिखे होने की वजह से जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं चीज़ों से, वो ये समझ ही नहीं पाते कि ये इमोशनल हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनल तरीके से हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं। हमारे इंडिया में भी होते हैं काफ़ी लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होते हैं, लेकिन इतना ड्रामेटिक तरीके से नहीं करते लोग, क्योंकि वो लोग गालियाँ देने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, या लोग समझ जाते हैं, क्योंकि लोग एजुकेटेड बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, और वहाँ पे जो नेता है वो इसी तरीके से ड्रामा का यूज़ करते हैं। आप न्यूज़ चैनल्स, अभी भी आप न्यूज़ खोल के देखो यूट्यूब के अंदर, तो आप ये पाएंगे कि वो सच में ऐसा करते हैं। और मैंने न्यूज़ चैनल में न्यूज़ भी बहुत पहले, जब सिंदूर के ऑपरेशन के वक्त हर दिन ऐसी न्यूज़ आती थी, कोई पॉलिटिशियन बोल रहा है, अभी मुझे नाम याद नहीं है, वहाँ के जो PM CM तक बोलते हैं वहाँ इस तरीके से पब्लिक के सामने कि हम इंडिया को बर्बाद कर देंगे, इंडिया क्या है हमारे सामने। कभी मोदी जी को इस तरीके से बोलते देखा आप? अगर बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा मैच्योर तरीके से बोलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा सारे पॉलिटिशियन यहाँ दूध के धुले इंडिया के अंदर, सारे पॉलिटिशियन अच्छे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिशियन इस तरीके से ड्रामेटिक बहुत कम करते हैं, इस तरीके से ड्रामेटिक वे में बहुत कम बोलते हैं इंडिया के अंदर। ये पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस है ना, वो यूज़ करते हैं ये स्ट्रैटेजी इमोशनल वाली, जैसे कि मैंने पहले बताया, वहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए वहाँ पे उन लोगों को बरगलाने के लिए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके बाद आपने देखा होगा बहुत सपोर्ट में लोग आ भी गए थे, चिल्लाने लग गए थे, जो अक्षय खन्ना ने जब ये डायलॉग बोला था उसके बाद, ठीक है। तो अक्षय खन्ना ने वहाँ कोई नकली पर नहीं दिखाया था, वो उसका ऑब्जर्वेशन था, द बेस्ट ऑब्जर्वेशन, इसलिए वहाँ जानबूझ के वो ड्रामा लिया। उसने ड्रामा नहीं था, वो उसकी टेक्निक थी जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन यूज करते हैं, दैट इज द टेक्निक। सो वो रियल ही था। तो इसलिए बोलता हूँ कि ओवर एक्टिंग भी रियल जगह यूज करते हैं, ओवर एक्टिंग भी गलत नहीं होता है, लेकिन पता होना चाहिए कि ओवर एक्टिंग कहाँ यूज की जानी चाहिए। जैसे मैंने कल एक बार बताया था कि 30 मार खान के अंदर अक्षय खन्ना ने ओवर एक्टिंग की है, लेकिन उसका कैरेक्टर ही वैसा था कि उसको एक्टिंग नहीं आती थी, लेकिन
उसको अक्षय कुमार एक तरीके से फंसाने के लिए, पैसा लूटने के लिए उसको फंसाता था और उसको बोलता था आप ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करते हैं और मैं ऑस्कर लेवल की फिल्म बना रहा हूँ, आप ऑस्कर एक्टर हैं, और वो घुस जाता था कैरेक्टर में और वो इस तरीके से घुसता था कि ओवर एक्टिंग करने लग जाता था, उसको खुद को पता नहीं चलता था। तो उसका मैं तो बहुत हंसा हूँ सर, एंटरटेन हुआ उसको। ऑब्वियसली कॉमेडी वे में ओवर एक्टिंग अच्छी लगती है, और इसीलिए वो जो कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर की डिमांड है ओवर एक्टिंग। आप समझो इस चीज को, वो ओवर एक्टिंग कर नहीं रहा है, वो ओवर एक्टिंग उसके कैरेक्टर की डिमांड है, इसलिए अक्षय खन्ना ने ओवर एक्टिंग की है। आप अक्षय खन्ना का ये जो धुरंधर वगैरह है ना, धुरंधर हो गया या आजकल की जो फिल्में आ रही है ना, अब लोगों ने तो अब नॉर्मली ध्यान देना स्टार्ट किया कि अक्षय खन्ना किस लेवल का एक्टर है। मैं कम से कम 4-5 साल पहले से ही सबको बता रहा हूँ, जो भी हमारे क्लास में, शायद प्रत्युष आपने भी सुना होगा कि सबसे बेस्ट एक्टर अक्षय खन्ना है। जब ये मशहूर नहीं हुआ था, वो मुझे भी जब रियलाइजेशन हुआ था, जब एक्टिंग को मैं समझ रहा था धीरे धीरे, एक्टिंग को नहीं, रियल एक्टिंग। आप इसकी बॉर्डर भी उठा के देखोगे ना, बॉर्डर जहां सनी देओल डायलॉग ले रहा है, सुनील शेट्टी डायलॉग ले रहा है, अक्षय खन्ना का लगेगा ये बंदा स्ट्रेस ही नहीं ले रहा किसी चीज का, जानबूझ के स्ट्रेस नहीं ले रहा है, ये रियल कर रहा है, ये डायलॉग बोल रहा है, डायलॉग पे पूरा इमोशन को स्ट्रेच नहीं करता जानबूझ के, इमोशन इसके अंदर है और ये रियल कर रहा है। इसके अंदर से वो जो निकलता है ना, इसके पिता के लिए मुझे यहाँ भेज दिया, मतलब काम करने के लिए। अभी मैं पर्टिकुलर नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बता रहा हूँ जो उसने बोला, मुझे यहाँ भेज दिया, मतलब वो चिढ़ा हुआ था अपने पिता से, क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था कि तुझे भी फौज में जाना है, जबकि उसकी मर्जी नहीं थी फौज में आना अक्षय खन्ना की, और वो चीज सुनील शेट्टी को बताता है वो। तो उसके अंदर एक खींच होती है, एक तरीके का बोलते हैं ना कि एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि मुझे आर्मी में आना पड़ गया मरने के लिए। हालांकि बाद में उसकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, फिर वो देशभक्त के तरीके से ही वीर गति को प्राप्त होता है। वो फिल्म का सीन था, लेकिन उसने जो डायलॉग्स बोले वो डायलॉग के तरीके से नहीं बोले, उसने रियलिटी को सोच के बोले, रियल समझ के बोले। ठीक है, ठीक है। अभी हाँ क्लास का एंड करेंगे, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ये। इसमें हमें डिफरेंस पता लगा ओवर एक्टिंग का, अंडर एक्टिंग का, इनडायरेक्टली पता लगा, और हमारी नेचुरल एक्टिंग या रियल एक्टिंग, या आप कह सकते हो जो हमारी एक्टिंग होती है। ठीक है, तीनों का डिफरेंस पता लगा, हमने सीन्स के हिसाब से भी देखा। आज बुक नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमने एक्टिंग पे काम किया, समझा उस चीज़ को थोड़ी सी बारीकी से। ठीक है, तो प्रत्युष एंड शुभम, एक बार बस लास्ट में आप लोग मुझे बता दो, आपको क्या समझ में आया आज की क्लास में, ओवरऑल क्या समझ में आया। नॉर्मल बताना, किसी पर्टिकुलर सीन के ऊपर मत बताना, एक्टिंग के ऊपर बताओ क्या समझ में आया। अच्छा हाँ, पहले शुभम आप बताओ एक बार। सर एक्टिंग के ऊपर हम लोग जैसे कि वीडियोस देखें और उसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि डायलॉग बोल रहे हैं पर उनके अंदर कोई इमोशनल कंटेंट नहीं है, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड फैक्टर है एक्टिंग में, अगर हम लोग कुछ चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ ना हमारे जवान में आना चाहिए, और वो फेशियल मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस में होने चाहिए, बॉडी मूवमेंट्स में होना चाहिए, वो पूरा बॉडी सिंक होना चाहिए एक तरीके से कि जो इमोशन में इमोट कर रहे हैं। पर अगर हम जो बोल रहे हैं और हमारा जो बॉडी है अगर वो सिंक में नहीं है तो वो अजीब दिखता है। वो अगर बहुत ज़्यादा सिंक में नहीं है तो हंसी भी आती है, जैसे हम लोग आज हो रहा था वो चीज़, तो वो नोटिस किया हम लोग। उसके साथ फिर हम लोग और डाइवर्स टॉपिक के बारे में बात की कि स्पेसिफिकली अक्षय कुमार का, अक्षय खन्ना का एक्टिंग क्यों इतनी अच्छी है, स्पेसिफिकली वो कितना कैरेक्टर स्टडी करता है, वो हम लोग ठीक है। और भी बहुत टॉपिक जैसे कि डायरेक्शन के बारे में बात की हम लोग, एडिटिंग के बारे में बात की, किस तरीके से एडिटिंग बहुत अच्छा हम लोग कर सकते थे और क्या हो सकता था क्या, तो ये सब चीज़ें ओवरऑल। ठीक है, प्रत्युष आप बताओ। हाँ सर, वही मैं कुछ और बोलने वाला था, जो मैं ये बोलने वाला था कि वही हमेशा जो डर मुझे वापस से वो रियलाइज हो गया कि आप अपनी मन ही मन आप सोचते हो कि आप रेडी हो, और कैमरा के सामने आने से पहले बहुत बार सोचना पड़ेगा कि आप कैसे दिखते हो, कैसे दिखोगे,
कितना प्रैक्टिस की जरूरत है, कितनी आप ये मतलब अपने आप को आईने में देख के या फिर कैसे भी वो प्रैक्टिस करके, मतलब आपको मेक श्योर होना है कि मैक्सिमम लोगों को अच्छा लगे हमारा परफॉर्मेंस, वो ध्यान रखना है इन प्रैक्टिस। ये भी बोलने वाला था। और दूसरी बात शुभम ने जो ऐड की कि बॉडी लैंग्वेज, कि ये हम लोग आज डिस्कस भी किए कि बॉडी लैंग्वेज सिंक होना चाहिए और नेचुरल लगने चाहिए। इन शॉर्ट नेचुरल लगना चाहिए कि बनावटी ना लगे। और ये जो कि जैसे भी हम लोग जितने भी हम ऑब्जर्वेशन किए और एक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस किए, पर्टिकुलर अक्षय खन्ना के ऊपर, ये सर। ठीक है, आपकी लास्ट में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो आप बोल रहे हो ना, वो एक सेकंड रुको। मैं ये बोल रहा था कि हाँ आपने इसे बोला, मैं एक चीज़ बस क्लियर करना चाहता हूँ जो लास्ट में प्रत्युष ने बोला कि आप बोल रहे थे कि हम कैमरे के सामने वो डर वापस से आ गया है कि हम कैसे लगेंगे, कैसे दिखेंगे, किस तरीके से बोलेंगे। मैं बस ये समझाना चाहता हूँ प्रत्युष आपको और शुभम को भी कि ये डर ही पहले हमको समझना है, क्योंकि डर ही हमें जो होता है ना, ये जो डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आप सोचोगे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अब इसको समझना ढंग से। आप एक चीज़ आप अगर आपने नोटिस की हो, मैं आपको बताऊंगा जनरली, मैं ये नहीं कह रहा कि यही होते हैं। आप देखना जनरली जो शाई लोग होते हैं ना, शाई मतलब समझते हो, शाई हाँ, या इंट्रोवर्ट, दो तरीके के, शाई और इंट्रोवर्ट। आप देखना आगे जाकर ये बहुत अच्छे एक्टर बनते हैं। ज्यादातर के मेनन को देखो, बहुत शाई है वो रियल लाइफ में। प्रभास शाई है, ठीक है। शाहिद कपूर शाई था पहले, अभी भी है, लेकिन वो शाइनेस उनकी थी ऑलरेडी, ठीक है। मैं एक रीजन बताना चाहता हूँ, वो शाइनेस मैंने क्यों बताया अभी आपको समझ में आएगा। और भी बहुत सारे एक्टर है ना, ये इरफान खान शाई था, ठीक है। इरफान खान और के मेनन से बड़े एक्टर हो सकते हैं, और ये लोग और भी है, लेकिन ज्यादातर मैं कह रहा हूँ कि ये शाइनेस ने उनकी हेल्प की। इंट्रोवर्ट जो चीज है ना, उन्होंने हेल्प की है। वो कैसे की है वो बताता हूँ आपको। रणवीर कपूर भी, हाँ, रणवीर कपूर शाई है, देखो सबसे बड़ी चीज, ठीक है। जो शाइनेस होता है ना, ये एक तरीके का क्या होता है ना, डर पैदा करता है हमारे अंदर, शाइनेस। क्योंकि हम शाई इसलिए होते हैं क्योंकि हमें झिझक होती है किसी से बात करने में, ठीक है। हमें झिझक होती है कि हम कैसा दिख रहे हैं, ठीक है। प्रत्युषी आपके लिए भी है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैसा दिख रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं, कैसा एक्ट कर रहे हैं, सब आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। यानी एक तरीके का डर होता है हमें, हर चीज का डर होता है। आप हर चीज में डरेंगे तो हर चीज पे मेहनत करता है फिर आदमी, एक चीज पे मेहनत नहीं करता। फिर जो शाइनेस नहीं होता ना, शाई नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा वो सब खराब एक्टर हैं या एक्टर बन नहीं सकते अच्छे। अगर उनके अंदर मोटिवेशन है, जो शाइनेस जो जिनके अंदर नहीं है, अगर उनके अंदर मोटिवेशन है, उनके अंदर डेडिकेशन है, तो वो बन जाएंगे। लेकिन जिनके अंदर डर रहेगा, जिनके अंदर शाइनेस होती है, वो ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं डर की वजह से। ये ध्यान रखो। आज आपको डर है ना प्रत्युष, तो आप इस पे काम करोगे कैमरे पे जाने से पहले, इन सब पे, क्योंकि आपको डर है। और आप बहुत ज्यादा काम करोगे क्योंकि आपको बहुत ज्यादा डर है। डर मतलब बहुत ज्यादा इस चीज का कॉन्शियसनेस है एक आपको, फिक्र है, कॉन्शियसनेस है कि मुझे काम करना है यार, नहीं तो मैं कैसा दिखूंगा। मैं आपको बता देता हूँ, मैं रियल लाइफ में बहुत शाई इंसान हूँ प्रत्युष, मैं हकीकत बता रहा हूँ, आपको पता होगा। और इंट्रोवर्ट भी हूँ साथ में। और हमारी एक और पावर है, ये एक एक्टर की बहुत अच्छी पावर है, शाइनेस पावर है। इसको अलग तरीके से मत देना, पावर है ये हमारी। जैसे मैंने अभी बताया ना क्यों है, क्योंकि डर रहता है और वही हमें काम करने के लिए मोटिवेट करता है। प्लस अच्छा इंसान, वो हमारी पावर है एज एन एक्टर, ध्यान रखना। क्योंकि ये जो इन लोगों का जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, वो ज्यादातर केस में सही निकलता है, ज्यादातर केस में सही निकलता है, राइट। क्योंकि ये किसी के बारे में फालतू में ही गलत नहीं सोचते या फालतू में ही बहुत अच्छा नहीं सोचते। ये अच्छा नॉर्मली पॉजिटिव सोचेंगे या न्यूट्रल सोचेंगे, लेकिन बुरा तब सोचेंगे जब इनको वाइब्स आएंगी। हो सकता है कोई इंसान से शब्द ना कहे, लेकिन ये एनर्जी समझ जाते हैं जल्दी, ऐसे लोग। आप भी प्रत्युष कहीं किसी के सामने जाओगे, आपके बारे में भले ही बुरा ना बोले, लेकिन आप एनर्जी से उसको जज कर लोगे, यार ये कुछ ना कुछ तो या तो बुरा सोच रहा है मेरे बारे में, या ये इंसान नेगेटिव है। तो फिर आपका मन नहीं करता दोबारा मिलने का उस इंसान से। तो ये हर कोई जज नहीं कर सकता प्रत्युष। हमें ये नॉर्मल लगता है क्योंकि हम जज कर पा रहे हैं, ये हर कोई जज नहीं कर पाता।
और यही हमारी शक्ति होती है। ऑब्जर्वेशन ही तो करनी होती है हमें एक्टिंग के अंदर। लोगों को पढ़ना ही तो होता है। और ये जो शाइनेस की वजह से, जो आप डर की वजह से जो आप ओवर प्रैक्टिस करोगे, सॉरी, इस डर की वजह से जो आप ओवर प्रैक्टिस करोगे या ओवर टाइम दोगे अपने इसको, तो यही आपकी एक्सीलेंस को इंक्रीज करेगा इस सब्जेक्ट में या किसी आर्ट में, ध्यान रखना। और अगर आप बोले तो हम एक तरीके से ओवर थिंकर हैं। और ध्यान रखना, जितना मैंने देखा है, मैं ये नहीं जानता कौन सी रील कौन देखता है, कौन सा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। काफ़ी लोग रील भी देख लेते हैं, काफ़ी लोग बहुत सी चीज़ें देखते हैं, वहाँ उन पर पूरी तरह सच मत माना करो। लेकिन मैं एक रियल बताता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है। एक ओवर थिंकर है ना, आर्ट के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर, नॉट ओनली आर्ट, लेकिन अभी आर्ट की बात कर रहे हैं, आर्ट के अंदर बहुत आगे तक जाता है। लेकिन शर्त यह है कि वो पॉजिटिव ओवर थिंकर होना चाहिए, नेगेटिव ओवर थिंकर नहीं होना चाहिए। कुछ ओवर थिंकर होते हैं जो नेगेटिव सोचते हैं लोगों के बारे में, अपने बारे में, सबके बारे में। आपको पॉजिटिव सोचना है। नेगेटिव ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हो यार मैं एक्टर कैसे बन पाऊंगा, ऐसे तो मैं एक्टर ही नहीं बन पाऊंगा। वो नेगेटिव ओवर थिंकिंग नहीं है, वो पॉजिटिव ओवर थिंकिंग ही है, क्योंकि आपको चिंता है अपने काम के बारे में। नेगेटिव ओवर थिंकिंग हो गई बार बार ये सोचना, अरे यार वो कैसे बन गया, उसको कैसे काम मिल गया, उसको नहीं बनना, उसको मिलना। जेलेसी, दैट इज जेलेसी। आपको पॉजिटिव ओवर थिंकर रहना है, यानी कि आपको अच्छा इंसान रहना है। और ओवर थिंकर मैं ये नहीं कर रहा जानबूझ के बना जाता है। वो ये जो शाइनेस बताइए ना, ये शाइनेस, ये लोग क्या होते हैं ना, ज्यादा बात नहीं करते किसी से, इंट्रोवर्ट होते हैं, शाई होते हैं, तो इनका जो एनर्जी है ना वो ट्रांसफर हो जाती है। कहाँ ट्रांसफर होती है? ऑब्जर्वेशन के। आप देखना, रूम के अंदर कोई भी इंसान आएगा, एंटर करेगा, बाकी लोग उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्योंकि आप बोल नहीं रहे हो, आप ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो आप चीजों को। आप देखना, आप अपने मुंह से ज्यादा नहीं बताओगे, लेकिन आप उन लोगों से ज्यादा उस पार्टी को एंजॉय कर रहे होंगे जहां पार्टी चल रही होगी। वो लोग हो सकता है मुंह से ज्यादा चिल रहे हैं, लेकिन वो लोग उतना शायद एंजॉय ना कर रहे हो जितना आप अंदर से फील कर रहे होंगे पूरा एनवायरनमेंट को। और सेम गोज फॉर नेगेटिविटी। अगर कहीं नेगेटिविटी भी होगी तो आपको ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा होगा, बाकी लोग शायद ध्यान भी नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि आपको वो मूवमेंट या आपको वो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोगों से ये कह सकते हो कि सर मुझे भले ही 10 की जगह 2 घंटे काम और एक्स्ट्रा करा लो, लेकिन मुझे थोड़ी पॉजिटिविटी चाहिए सर, ऐसे चिकचिकबाजी नहीं चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट चाहिए। भले ही मैं 10 की जगह 11 घंटे काम कर लूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन बार बार वो नेगेटिविटी नहीं चाहिए या नेगेटिव लोग नहीं चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है हमें मजबूरी की वजह से काम करना पड़ता है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे ऊपर नेगेटिविटी ना छाए। ठीक है, सो बस मैं इतना बताना चाहता था। सो अगर आपके अंदर ये है ना, ये चीजें हैं, शाइनेस, ओवर थिंकिंग, एक अच्छा इंसान, ठीक है, तो ये कंप्लीट पैकेज है एक्टर बनने का, अच्छे एक्टर बनने का, नॉट एक्टर बनने का, अच्छे एक्टर बनने का। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसके अंदर ये नहीं है वो नहीं कर सकता, वो डेवलप कर सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, हर चीज में ध्यान रखना, हर चीज में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज होती है, एक ही चीज है जो दुनिया में नंबर 1 है, एक ही चीज है, ध्यान रखना, वरना कुछ नहीं कर सकते आप उसके बिना। कुछ भी आपके अंदर हो नहीं हो, लेकिन आपके अंदर डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी। स्टार्ट तो हर कोई कर देता है, स्टार्ट तो बेवकूफ इंसान भी कर देता है, स्टार्ट तो वो भी कर लेता है जिसको एक्टिंग नहीं आती, लेकिन कंसिस्टेंट हर कोई नहीं रह पाता। कंसिस्टेंसी वैसे डिसिप्लिन के अंदर ही आ जाती है। अगर आप डिसिप्लिन बोलोगे मतलब कंसिस्टेंसी ही बोल रहे हो, लेकिन मैंने लिख लिया, खोल के लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे। डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन वो हो गया एक तरीके से कि आप उसी टाइम पे वो काम कर रहे हो या रोज वो काम कर रहे हो, तो वो कंसिस्टेंसी में ही आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो, कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। अगर आज आपको एक्टिंग नहीं आती कोई बात नहीं, आज आप डायलॉग नहीं ले पाते हो कोई बात नहीं, आज आप इमोशन में नहीं घुस पा रहे कोई बात नहीं। एक टाइम पे मैं भी कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन अगर आप रोज कर रहे हो किसी चीज को, एक ना एक दिन ये कंफर्म है कि आप जरूर कर लोगे। एक ना एक दिन कंफर्म ये है कि आप जरूर रियल एक्टिंग तक पहुंचोगे, जरूर आप क्या कहते हैं नेचुरल एक्टर बन के रहोगे। जरूर आपको अब काम मिलना नहीं मिलना, मैंने हमेशा कहा है पहले, वो ईश्वर पे डिपेंड है, वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं तो मैं और प्रत्युष हम दोनों भी काम कर रहे होते, तो वो भगवान पे डिपेंड है। लेकिन आपके हाथ में मेहनत है, आप वो कीजिए। एंड सेम फॉर शुभम एंड आपके लिए, ठीक है, तो आप मेहनत करो और बाकी लोगों को मत देखो कोई क्लास में आ रहा है नहीं आ रहा है।
आप लोग अपने हिसाब से ईमानदारी रखो। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जरूर है, इसके साथ साथ मैं बोलूंगा, जितनी ईमानदारी आप खुद से रखोगे वो किसी और के लिए नहीं, आपके लिए आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है। वो आपको ही फायदा पहुंचाएगा, ध्यान रखना। हो सकता है आप मुझे झूठ बोल दो 1-2 बार, लेकिन वो आपके लिए नुकसानदायक है, मेरे लिए नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं आपसे तो वो आपके लिए नहीं, मेरे लिए नुकसानदायक है। अगर मान लो मैं आपको कुछ चीज टीच कर रहा हूं और मुझे पता है यार इस चीज का मतलब मुझे नहीं पता, और मैं आप लोगों को झूठ बोलता हूं, सपोज करो मैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए आपको झूठ बोल देता हूं, नहीं नहीं प्रत्युष इसका मतलब ये है, तो मैंने एक बार तो चलो आपको झूठ बोल दिया, लेकिन क्या मैं कभी उस चीज को सीख पाऊंगा आगे जाकर? नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे उस चीज का मतलब नहीं पता है और मैंने प्रत्युष को कहा कि प्रत्युष मैं थोड़ा देख कर बताता हूँ, इसका मतलब मुझे नहीं पता है, तो मैं उस चीज को पहले सीखूंगा, समझूंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों को मिसगाइड नहीं करना है, मुझे ईमानदारी से पढ़ाना है, ईमानदारी से बताना है। तो आपसे ज्यादा कौन सीख रहा है? मैं सीख रहा हूँ। तो एक टीचर ज्यादा सीखता है। मैं टीचर हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है और जितने भी लोगों से मिला हूँ मैंने कहा एक टीचर ज्यादा सीखता है। तो मैं हमेशा ऑलवेज कहता हूँ, पहले भी कहता था, आप लोगों से मैं हर रोज सीखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमेशा सीखता रहूँ। और सेम गोज फॉर ईच अदर, हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। हाँ ये है कि जो, इसलिए मैं कहता हूँ कि ईमानदारी हमेशा रखना। अगर जितनी ईमानदारी रखोगे उतने जल्दी तरीके से सीखोगे, फास्ट सीखोगे आप, और आपके लिए ही बेटर होगा। ईमानदारी का मतलब है खुद से ईमानदार होगा, खुद से ईमानदार हो जाओ। और मुझे ईमानदारी दिखी है प्रत्युष आपके अंदर, आप ईमानदारी से मुझे बताते हो, शुभम भी इवन आप लोग बताते हो कि सर आज मैं क्लास ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा, ले पाऊंगा, आज ये प्रॉब्लम है, आज ये इशू है। मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। मुझे आपका, मैं जानता हूँ कभी कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाते ड्यू टू हमारा जो वर्क है उसकी वजह से, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा आप लोगों से, ये मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी, एक तरीके से वो रहेगा कि आप लोग कोशिश ज़रूर करो कि क्लास रोज़ ले सकें, ताकि हमारी क्लास कंटिन्यू रहे। मैं इतना ज़रूर बोलूँगा। और साथ में एक चीज़ और बोलूँगा कि प्लीज़, ये मेरे आप लोगों से है, ये आप लोगों के लिए ही है, आप लोग करोगे आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस ज़रूर शुरू करो, कुछ नहीं होने वाला, नहीं तो बिना प्रैक्टिस के, चाहे मैं कितनी भी क्लासेस कर दूँ, मैंने पहले भी कहा था, चाहे 100 कर दूँ, 150 कर दूँ, चाहे आप बड़े से बड़े एक्टिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, चाहे आप बड़े से बड़े थिएटर में चले जाओ, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हो पाएगा। मैं लाइफ में ऐसा नहीं है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जितना हम जानते हैं अगर उतना भी हमें सीखना है तो वो बिना प्रैक्टिस के नहीं सीखा जा सकता। तो जितना आप मुझसे जानते हो, मैं चाहता हूँ वो आप ले लो, ग्रैब कर लो उन चीज़ों को, लेकिन आप उनको यूज़ तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। नहीं तो आप ले तो लोगे। शुभम तो कर रहा है सर। हाँ तो शुभम कर रहा है, शुभम तो कर रहा है, प्रत्युष आप भी करो। आपको देखो टाइम निकालना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों के पास हमारे पास एक्सक्यूज होंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ों, 1 घंटा मैं बोलूँगा नहीं, मैं आपको बोलूँगा नहीं पर्टिकुलर, लेकिन इतना आप समझ जाओगे। रील ज़रूर देखते हैं सब, ठीक है, इवन मैं भी देख लेता हूँ कभी कभी, फ्री टाइम होता है तो थोड़ा बहुत, लेकिन वो फ्लो में 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा आप एंटरटेन मत करो घर में या एंटरटेन ना हो, लेकिन ये आपका पैशन है, इसको फॉलो करने के लिए आपको खुद को टाइम निकालना है, ठीक है। तो जो है आप खुद के लिए टाइम निकालिए, किसी और के लिए नहीं निकाल रहे, आप निकालोगे आपको फायदा मिलेगा। क्लासेस तो मेरी हो जाएंगी 100-150 आगे जाकर करते रहेंगे अगर हम कंटिन्यू, लेकिन आप लोग कभी आगे नहीं पहुंच पाओगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैं भी सर जेलस हो जाता हूँ बीच बीच में, जब मैं थोड़ा लेट से आता हूँ, शुभम अपना प्रैक्टिस करता रहता है, रीडिंग, आप क्या होमवर्क दिए रहते हो, और मैंने क्या कर रहा है, रीड क्या कर रहा है, सर ने बोला है रीड। अब यार टाइम दे दे रहा है यार, और फिर जब सोचता हूँ फिर नींद आ जाता है मुझे। तो कभी बार आज छुट्टी था तो चलो आज आ जाते हैं क्लास। हाँ तो क्लास तो कोशिश करनी है आने की, लेकिन ये है कि साथ में प्रैक्टिस की ज़्यादा कोशिश करनी है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि आप इस तरीके से टाइम मैनेज करने की कोशिश करो। सपोज करो आप ऑफिस में ही हो, ऑफिस में मैं जानता हूँ कई बार क्लास नहीं ले पाते, लेकिन कोशिश तो हमें रोज़ की करनी है। लेकिन अगर उस समय आप मान लो क्लास नहीं ले पा रहे हो, लेकिन थोड़ा ब्रेक हुआ है, कम से कम रीडिंग कर लो 15 मिनट के अंदर, आपका थोड़ा ब्रेक हुआ है ऑफिस के अंदर, आप समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, आप रीडिंग कर लो, हैरी पॉटर पढ़ लो। आपको पता है आपके छोटे छोटे स्टेप्स है ना, ये बहुत इंप्रूवमेंट लेके आते हैं एक्टिंग के अंदर। और आपको एक चीज़ और बोल रहा हूँ, मेट्रो के अंदर रीडिंग शुरू करो, जब बैठ जाओ मेट्रो में तब रीडिंग शुरू करो, तब रीड तो कर सकते हो ना बुक, तब रीडिंग करो। आप देखोगे कि आपने आधा पौने घंटा रीडिंग का समय निकाल लिया है, ऐसे ऐसे करके इनमें निकालो, कम से कम रीडिंग तो कर ही सकते हो। तो ये भी एक एक्टिंग की प्रैक्टिस है। बाकी टाइम पे ऑफिस में ऑब्जर्वेशन तो कर सकते हो लोगों को देखकर, ये भी एक्टिंग की प्रैक्टिस है। आपको पता है एक्टिंग के बारे में एक बहुत बड़े इंसान ने बोला था कि एक्टिंग ऐसी चीज है ना जो छुपी हुई नहीं है, जिसकी आराम से प्रैक्टिस की जा सकती है किसी भी वक्त, कभी भी। आप ऑफिस में, मैं ये नहीं कह रहा अपने काम पे ध्यान मत दो, आप अपने काम पे ही ध्यान दो एडिटिंग करते वक्त, लेकिन जब भी मौका मिले, मान लो आप लंच करने बैठ गए किसी के साथ,
आप बात कर रहे हो या थोड़ा टाइम मिला बुक पढ़ ली, लंच करने बैठे या किसी से बात हुई तो ऑब्जर्वेशन करने लग गए, वो आदमी ऐसा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है इस तरीके से, किस उसको बोलना नहीं है, कुछ मन में ऑब्जर्व करना है कि वो आदमी इस तरीके से क्यों बोल रहा है, क्या कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, उसका चलने का ढंग कैसा है। ये आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाएगा। कभी आपको ऑफिस गाय बनने का मौका मिले, कैरेक्टर करने का मौका मिले तो आप वहां रख पाओगे उन चीजों। ठीक है, ठीक। चलो टाइम ले लिया, अब इसको ऑफ करते हैं क्लास को। मुझे अच्छा लगा आप दोनों आए और आप लोगों ने टाइम दिया, और आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बहुत हम लोगों ने आज थोड़ा यूनिक किया है, और मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा। और शुभम एंड प्रत्युष, शुभम तो है ही, लेकिन प्रत्युष आप भी, आपको पता है क्लास मिस हो गई, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप वापस देख सकें क्लास को, वो आप ही के लिए वैल्यूएबल है। तो आप क्लास को वापस से देखा करो यूट्यूब पे जाकर, ताकि वो चीज़ें रिपीट हो और उसके हिसाब से प्रैक्टिस करा करो। ठीक है, आप दोनों ही। ठीक है, एंड टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, मिलते हैं कल। ठीक है, ओके, बाय।